जी रखा है। जय जय। बहुत चालू है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? ऐसा कोई विद्यार्थी जिसे किसी भी प्रकार से कोई ऑडियो वीडियो को लेकर कोई समस्या हो तो मुझे एक बार सभी विद्यार्थी बता सकते हैं। ज्योति यादव, राजेंद्र बंसल, यस्मीन, सानू, बिट्टू, दीपा, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है। जो भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं लाइव, सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। एक शानदार सी क्लास बनाने के लिए आपका उतना ही योगदान रहेगा जितना मेरी मेहनत का योगदान होने वाला है। आप लोग लाइव बने रहिए क्लास में। आज क्लास ये 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास है और इस क्लास में मैं आपके लिए एक शानदार सा सेशन लेकर आया हूँ। तुम चाहोगे तो प्रश्न भी करा दूंगा। वैसे मैं ज़्यादातर जो चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ वो आज भी आपकी शब्दावली है, हूबहू जैसे के तैसे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन चीज़ों से जैसे के तैसे हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी जिसे अपन शब्दावली के नाम से जानते हैं, ये सभी चीज़ें बिल्कुल वहीं से आपकी ली गई हैं। सेम पैटर्न से आपकी चीज़ें वहाँ से ले गई हैं। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल, जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी सेशन को क्या कर दीजिए, शेयर और लाइक कर दीजिए। सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है और शुरुआत करते हैं एक शानदार से, जानदार से, मज़ेदार से सेशन की। और आपको जैसा कि मैं पिछली क्लास में कुछ शब्दावली पढ़ा चुका हूं तो मुझे एक बार कमेंट कर दो कि आपने देखी है वो क्लास। तो पिछली क्लास में भी मैं ये शब्दावली पढ़ा चुका हूं, तो कमेंट करके बता दो कि ये शब्दावली सर मैंने पढ़ी है और आपको समझ में भी आई है। अगर नहीं आई है तो आप प्लीज़ उस क्लास को दोबारा से देखें। आपके लिए वो क्लास बहुत ही खास है, आपके लिए वो क्लास बहुत ही उपयोगी है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ पर बताओ, क्लास को शेयर कर देना सभी ग्रुपों में। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं कि जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, सबसे पहले हम इन शब्दों की कल्पना, इन शब्दों की चर्चा करते हैं जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में हूबहू इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे आपके सामने एक शब्द है सीजोफ्रेनिया। कौन बताएगा इस सीजोफ्रेनिया का मतलब क्या है? बताओ भाई, है ना? तो आपको बताना है ये सीजोफ्रेनिया जो शब्द है क्या है। यहां पर आपको समझना है कि सीजोफ्रेनिया का मतलब है मनोविदलनता। क्या है इसका मतलब? मनोविदलनता। इसका मतलब है मनोविदलनता। तो मनोविदलनता जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? आज के सेशन में मैं 1 घंटे के बाद आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, याद रखना। पहले मैं आपको समझा रहा हूं यहां पर कुछ शब्दावली और एक शानदार सी शब्दावली। मनोविदलनता का मतलब होता है ख्वाबों में खोए रहना, शेख चिल्ली के तरह ख्वाबों में खोए रहना। और आपको बता दूं मैं, ये दिवा स्वप्नों की प्रवृत्ति कहते हैं इसको हम दिवा स्वप्नों की प्रवृत्ति कहते हैं। दुआ सपनों की प्रवृत्ति मतलब होता है निरर्थक कल्पनाएं करना, बेतुके ख्याल ले आना, ख्वाबों में खोए रहना, ख्वाबों को सच मानना, है ना? ख्वाबों को सच मानना, ये सब इसकी क्या होती है? डे ड्रीमिंग भी इसको हम कह सकते हैं, लेकिन ये उससे ज्यादा गहराई से बड़ा वर्ड है। डे ड्रीमिंग एक साधारण शब्द है, लेकिन साइजोफ्रेनिया एक मानसिक रोग या समस्या है जिसमें एक बच्चा ख्वाबों में ही खोया रहता है, यथार्थ से दूर सोचता है। एक आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन शब्द क्या होता है? इसको अब्राहम मैस्लो ने समझाया। किसने समझाया? अब्राहम मैस्लो ने समझाया इसको। अब्राहम मैस्लो ने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे ज्यादा क्या होता है? विशेष प्रकार की आवश्यकता होती है। और आपने पढ़ी होगी
आपने ये पढ़ा होगा कि आवश्यकताओं के कुछ प्रकार होते हैं, और आपने पढ़ा था कि आवश्यकताओं के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें 5 प्रकारों की चर्चा इसमें है। निम्न से उच्च कोटि की आवश्यकताएं, जिनमें सबसे पहले शरीर है, उसके बाद सुरक्षा है, उसके बाद प्रेम है, उसके बाद सम्मान है, और उसके बाद आत्मसिद्धि है। आत्मसिद्धि को ही हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया है, जैसे कि अंतर्दृष्टि विकसित हो गई है, जो बहुत बुद्धिजीवी की श्रेणी में आते हैं, इसको आपको समझना है। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना था। अब आते हैं ये अंतर्नोद क्या है। मैं आई थिंक थोड़ा सा कल भी इस पर चर्चा कर चुका हूं, तो मुझे बताओ कि अंतर्नोद जो शब्द है ना, ये अंतर्नोद कहां पर है? बोलो, अंतर्नोद कहां पर है? तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्नोद जो शब्द है, इसी को हम प्रणोद भी कहते हैं, इसी को हम प्रणोद कहते हैं, इसी को हम चालक कहते हैं, इसी को हम अंतर्नोद, प्रणोद या चालक कहते हैं। ये होता क्या है? जैसे भूख लगती है, भूख के कारण से व्यक्ति पहले से ज्यादा तनावग्रस्त तो भोजन की तलाश में निकलता है। प्यास लगती है तो पानी की चाह पैदा होती है। ऐसे ही जब बेरोजगार होते तो जॉब की चाह होती है, जब पैसा नहीं होता तो पैसे की चाह होती है। याद रखना कि अंतर्नोद, प्रणोद या चालक जो शब्द है, ये ऐसी खूबी जो आपको कार्य करने के लिए एक प्रेरणा देती है। तो आपके अंदर जो पॉजिटिव तनाव होता है ना, जैसे कोई तुम साल से नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन जब से एक महीने से आपका एग्जाम डेट आया है, तुम सबके सब पढ़ने लगे। जब से एडमिट कार्ड आया तब से तो तुम रॉकेट बन गए, और एग्जाम के एक दिन पहले कोई तुम्हें 500,000 क्वेश्चन दे दे, वो कह दे जेई में से पेपर बनेगा, तो तुम हेलंत कॉमा नहीं भूलोगे, पूरे याद हो जाएंगे। कारण तुम्हारे ऊपर अंतर्नोद हावी है। अंतर्नोद क्या है? जिसके कारण से व्यक्ति पहले से ज्यादा तनावग्रस्त तो सक्रिय नजर आता है, वो पॉजिटिव तनाव को अंतर्नोद कहते हैं। और अगर यह हावी ज्यादा हो जाए तो ये भी नकारात्मक हो जाता है। जैसे उसमें लिखा होगा विनाश, आप पढ़ोगे विकास, उसमें नहीं लिखा होगा तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा, नहीं है ना। तो ये समझना। और ये कहां पर यूज होता है? तो ये अवप्रेरणा चक्र में यूज होता है। ये शब्द कहां पर यूज होता है? अवप्रेरणा चक्र में यूज होता है ये शब्द। ये अवप्रेरणा चक्र में आज अपने पास पर्याप्त समय है, तो आपको पूरी चीजें बताएंगे बढ़िया तसल्ली से। बस क्लास को शेयर लाइक करते जाइए, जितना हो सकता है अधिकतम इस क्लास को उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जिनकी क्लास नीड है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं एक और शब्दावली की ओर, जैसे कि मूल प्रवृत्ति। तो हमने आपको मूल प्रवृत्ति के बारे में भी बताया था। क्या बताया था? ऐसी प्रवृत्तियां जो इंसान में जन्म से आती हैं और उसके स्वभाव में 100% होती हैं, उन्हें हम मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। जैसे कभी किसी के व्यक्ति को भय लगता है, तो भय उसका संवेग है, और भागना उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो भागना उसकी मूल प्रवृत्ति है। भागना उसकी क्या है? पलायन उसकी मूल प्रवृत्ति है। पलायन मतलब होता है भागना, तो भागना उसकी मूल प्रवृत्ति है। जैसे आपको क्रोध आता है, क्रोध आता है कि नहीं आता है? तो क्रोध, आपका क्रोध में क्या आता है? युद्धुत्साह आपकी मूल प्रवृत्ति है। क्या है? युद्धुत्साह। ऐसे करके आपके मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो मूल प्रवृत्तियों के जन्मदाता कौन कहे जाते हैं? तो आपको बताना है। मूल प्रवृत्तियों को समझाने का श्रेय विलियम मैकडूगल को जाता है। किसको जाता है? विलियम मैकडूगल को जाता है। इन्हें फादर ऑफ इंस्टिंक्ट कहा जाता है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। हाँ, इससे आगे बढ़ रहे हैं बस। अब आता है हिस्टोपिया। बता चुके हैं हम आपको क्या होता है हिस्टोपिया, जल्दी बताओ। इसमें क्या होता है हिस्टोपिया? दौरे पड़ते हैं आपको इसमें, है ना, दौरे पड़ते हैं। भाई बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं है भैया, आगे बढ़ रहे हैं। पुष्पराज कह रहे रिकॉर्डेड है, नहीं है। ये कुछ वर्ड रिपीट करवा दिए मैंने दोबारा से, मैंने कुछ शब्द रिपीट करवा दिए हैं, समझ गए? हाँ, कुछ शब्द रिपीट करवा दिए, सारे नहीं हैं, सारे शब्द रिपीटेड नहीं है।
अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो इनसे आगे पढ़ लो। यहां तक पढ़ चुके हो, कहां तक पढ़ चुके हो बोलो, यहां तक पढ़ चुके हो, बिल्कुल यहां तक पढ़ चुके हो। सुनो भाई, कहां तक पढ़ चुके हो, यहां तक पढ़ चुके हो। तो जहां तक पढ़ चुके हो बता दो, वहां से आगे चलें। जहां तक पढ़ चुके हो वहां से आगे चलें। चलिए यहां पर बात करूं, एनरोक्सिया नर्वोसा क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर है। ये क्या है आपका? ईटिंग डिसऑर्डर है। ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब होता है कि भोजन संबंधी विकार है। और भोजन संबंधी विकार कितने प्रकार के होते हैं तो मैं आपको बता दूं, कई प्रकार से पढ़ते हैं लेकिन दो एग्जाम में आते हैं। एक होता है बुलिमिया। बुलिमिया, बुलिमिया कौन से मिया? बुलिमिया। तो आपने सुना होगा कि जो पुरुषों में पाई जाती है, जिसके कारण से ये जरूरत से ज्यादा भोजन करते हैं और ये बेटू के जगह पेटू कहे जाते हैं। तो ज्यादा खाना खाने की प्रवृत्ति, खाए जा इतना खाना खा लेते हैं, फिर उल्टियां करते हैं, लेकिन खाना इनका ज्यादा मन नहीं भरता खाते खाते। अब देखिए दूसरा आता है एनरोक्सिया नर्वोसा। क्या आता है? एनरोक्सिया नर्वोसा। एनरोक्सिया नर्वोसा में जो लड़कियां होती हैं वो इस भय से खाना कम खाती हैं कि वो मोटी ना हो जाएं, बेडोल ना दिखें। सुंदर दिखने के चक्कर में लड़कियां भोजन करना छोड़ देती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एनरोक्सिया नर्वोसा। ये ज्यादातर फीमेल में पाई जाती है और ये ज्यादातर मेल में पाई जाने वाली समस्या है। इसमें व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है और इसमें व्यक्ति कम खाना खाता है। तो कम खाने की बीमारी और ज्यादा खाने की बीमारी होती है। अच्छा, एक बीमारी और सुनी होगी आपने, कौन सी? हाइपोकॉन्ड्रियासिस। बताओ भाई, आपने कभी सुनी हाइपोकॉन्ड्रियासिस? हाइपोकॉन्ड्रियासिस किसी ने सुनी हो तो बताओ। हाइपोकॉन्ड्रियासिस बड़ा सुना है। हिंदी में इसको कहते हैं स्वाकाय दुश्चिंता विकार। इसे हिंदी में कहते हैं स्वाकाय दुश्चिंता विकार। क्या कहते हैं बच्चों से? स्वाकाय दुश्चिंता विकार। एग्जाम में पूछे जाने वाले शब्द हैं ये और एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, है ना। अब समझो यहां पर आप क्या समझ रहे थे। अब देखो, ये स्वाकाय दुश्चिंता विकार क्या है? बोलो भाई, ये स्वाकाय दुश्चिंता विकार क्या है? तो आपने कभी कभी देखा होगा, कभी ऐसा देखा है कि कोई मैडम पढ़ा रही हो, अचानक से भूत आ गए ऐसे कर रही है? ऐसा देखा तुमने कभी कि कोई मैडम पढ़ाते पढ़ाते मैडम को भूत आ गया? ऐसा देखा है? कभी कोई मैडम इंजेक्शन लगा रही और अचानक से ऐसे ऐसे हलने लगी? ऐसा देखा है तुमने? कभी नहीं देखा। कभी तुमने देखा है कि कोई नेता हो महिला, या फिर डॉक्टर हो, क्या फिर इंजीनियर हो, या वकील हो, या जज हो, और उसे भूत लग गया हो? ऐसा कभी देखा है? ये बताओ कि गांव की औरतों कोई भूत काहे लागे है? मुझे इतना बताओ कि गांव की औरतों को ही भूत काहे लागे है? तो याद रखना कि महिलाओं में पाई जाने वाली एक ऐसी समस्या जिसमें महिलाओं को हमेशा ये लगता है कि वो बीमार हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती लेकिन उन्हें लगता है कि वो बीमार हैं। डॉक्टर के आश्वासन देने के बाद भी वो ये मानने को तैयार नहीं होती कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, वो मानने को तैयार नहीं होती कि उन्हें बीमारी नहीं है। याद रखना। तो आपको समझना है कि भूत का फेवरेट ब्रांड कौन सा है? गांव की औरतें। ठीक है, भूत का फेवरेट ब्रांड है गांव की औरतें। याद रखना। तो याद रखना, स्वाकाय का मतलब स्वयं के काया के प्रति गलतफहमी हो जाना। जैसे, है ना, जैसे बेवजह शीशा देख रहा है और एक गाल बड़ा लग रहा है, एक छोटा लग रहा है उनको, है ना। हाथ देख रहा है, कह रहे आज जा हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं फालस मार गई हुए है, एक टांग छोटी क्या लग रही है आज। तो बहुत गलत फहमी में रहता है, अपने शरीर के प्रति बीमारियों के सेंस में जाता है। अब देखिए, इसमें एक और सुना होगा, जब महिला की चर्चा आई गई है तो एक बार और सुन लीजिए। आपने सुना होगा ओसीडी। क्या सुना होगा आपने? ओसीडी। किसने सुना? ये आपके एग्जाम में खूब पूछा गया, जी भर के। मतलब आपके एमपी टेट में इससे कई सेटों में प्रश्न पूछे गए ओसीडी का। कई सेटों में प्रश्न पूछा गया ओसीडी का, याद रखना। तो यहां पर ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसे कहते हैं ऑब्सेसिव
इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, 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 इसे कहते हैं मनोवादिता विकार, इसे कहते हैं मनोवादिता विकार, इसको कहते हैं मनोवादिता विकार। ये मनोवादिता विकार क्या है ये बताओ भाई। अब देखो अब देखो यहां पर पहली बात तो सारे बच्चे एक बार सेशन को शेयर लाइक कर दो भाई, बिना शेयर लाइक के यहां पर कोई नहीं होना चाहिए, तुम्हें शत्रु सर की कसम हो, याद है ना शत्रु सर कौन है। अब यहां पर देखो महिलाओं पे नहीं पुरुषों की बीमारियों पे भी चर्चा होगी, पर ये क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में, एग्जाम का भी महिला फेवरेट है और आपकी मध्य प्रदेश सरकार की भी महिला फेवरेट है। जैसे मैं आपको बता दूं कि आज महिलाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आपके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने हर गवर्नमेंट जॉब में 35% का आरक्षण फिक्स कर दिया है। आज आपके एमपी सरकार ने महिलाओं के लिए हर जॉब में 35% का रिजर्वेशन फिक्स कर दिया और आज ही आपकी ये मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा हुई है। एक घोषणा वीर दूसरे गए तो दूसरे आ गए। अब देखो यहां पर ये ऑब्सेशन क्या होता है, तुमने देखी कई लोग इतने भयंकर सफाई करते हैं, इतने भयंकर सफाई करते हैं, इतना भयंकर सफाई करते हैं कि पोंछा लगा रहे हैं तो लगाए जा लगाए जा लगाए जा, झाड़ू लगा रहे तो झाड़ू लगाए जा, कपड़े धो रही तो लगे कपड़ा धो भैया, ऐसे के कपड़े हाहा खा रहे, कपड़े हाहा खा रहे, नए कपड़े की जान निकाल दी। अगर किसी ने पोंछा पे हाथ रख दिया पैर रख दिया ना तो उसके पैर टूट सकते हैं, लेकिन पोंछा गंदा नहीं हो सकता। ऐसी बीमारी होती है कई महिलाओं में कि उनके बिस्तरों पे कोई बैठ गया तो वो बिस्तर फेंकेंगे या धोबेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनके घर में कोई आ जाता है और फिर जाता है तो पूरा घर धोता है, उनका पूरा पूरा घर दुबता है। और रात को 2 बजे भी कोई आए ना शादी से लौट के, घर में नहा के एंट्री मिलती है, ऐसे ऐसे घर हैं कई। तो ये जो बीमारी है जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं सफाई की बीमारी, ये सफाई की बीमारी को ओसीडी कहते हैं। ये महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। ये एक अजीब सा पागलपन जिद्दीपन है जिसमें सफाई की बीमारी हो जाती है। कपड़ा धो रही बर्तन धो रही तो धो ही जा। इसका कारण होता है लगातार एक ही काम को करते करते डिप्रेशन उनके अंदर जाता है, फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर होता है और फ्रस्ट्रेशन को वो इत्तेफाक से निकाल नहीं पाती, तो लगातार करते करते वो मनोबाध्यता मतलब मन के कारण बाध्य हो जाती हैं। और ऐसी बात होती हैं कि तुमने देखा हो लड़ रही हो तो छोटी सी बात को इतना तूल बना दें लिमिट से ज्यादा, जबकि वो चाहती नहीं लड़ना लेकिन वो भयंकर लड़ती हैं। इसे कहते हैं अपन, है ना, इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब समझ में आ गया हो तो मुझे बता दो डिस्थीमिया क्या होता है। बताइए भाई डिस्थीमिया क्या होता है, बोलो भाई जल्दी से, डिस्थीमिया क्या होता है। सर आप अपनी भड़ास निकाल रहे हो, मैम से नहीं बोल पाते हो। नहीं, मैम को बिल्कुल ये कोई बीमारी नहीं है, मैम बिल्कुल बिंदास वाली टाइप की आइटम है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो पढ़ी लिखी हैं, सिविल जज की इंटरव्यू वगैरह दिया है उन्होंने, मेन सेंस निकाला है, पढ़ी लिखी हैं, तो उनका ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि वो चाहती हैं कि तुम ही सवाई काम कर दो, हम तो बैठे रहें, ठीक है। हम भी नहीं करते वो भी नहीं करते, डला रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चल रही गाड़ी कोई। अब देखो भाई डिस्थीमिया क्या होता है, इसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, सॉरी डिस्थीमिया क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन होता है। सीवियर, इसको हम कहते हैं सीवियर डिप्रेशन, इसको कहते हैं सीवियर डिप्रेशन, इसको कहते हैं सीवियर डिप्रेशन। ये सीवियर डिप्रेशन क्या होता है बताइएगा, इसको हम बात करते हैं सीवियर डिप्रेशन क्या है। सीवियर डिप्रेशन का मतलब है यहां पर एक, अब महिलाओं वाले उदाहरण भी देंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, पुरुषों वाले भी उदाहरण आएंगे, हर प्रकार के वैरायटी के क्वेश्चन लेकर आते हैं, टेंशन न लो, पुरुषों की धज्जियां उड़ेंगी। अभी देखो, अब देखो यहां डिस्थीमिया क्या है, जैसे तुम लगातार 2 साल तक एग्जाम की तैयारी कर रहे, 4 साल तक एग्जाम की तैयारी कर रहे और एग्जाम नहीं हो रहा है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, दूर चले जा रहे हैं, तो बच्चे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। और फ्रस्ट्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, डिप्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबे समय तक डिप्रेशन रहता है, तो याद रखना कि उसे कहते हैं डिस्थीमिया। ऐसी बीमारी जिसे गंभीर
तनाव विकार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गंभीर तनाव विकार कहते हैं। इसे गंभीर तनाव विकार कहते हैं। बहुत ज्यादा इसमें सीरियस हो जाता है बच्चा, बुझा बुझा सा, उबा उबा सा, है ना। आपने सर मेरे 4 बार सुन लिया ये सर जी इस बीमारी के बारे में। हाँ बिल्कुल सुना होगा। अब देखो इसमें ADHD क्या है? ADHD क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि ADHD क्या है, अगर आपसे पूछे कि ADHD क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा ही एग्जाम में पूछा गया है, तो आप बताइएगा ADHD क्या है। बोलो भाई ADHD क्या है? और आपने कई बार देखा होगा AD का मतलब, A का मतलब अटेंशन, तो आपने देखा होगा अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिए, ऐसे सुना है कभी? अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसे कहते हैं अति सक्रिय अवधान विकृति, इसे कहते हैं अति सक्रिय, इसे कहते हैं अति सक्रिय अवधान विकृति, इसे कहते हैं अति सक्रिय अवधान विकृति, अति सक्रिय अवधान विकृति। आपको याद रखना है बिल्कुल। और इसमें आपको क्या याद रखना है? ये पाई जाती है पुरुषों में। लो भैया आ गया पुरुष का उदाहरण, ठीक है। ये पाए जाते हैं ज्यादातर मेल में। आपने अपने आसपास ऐसे प्रोडक्ट देखे हैं? अब देखो यहां पर ये समझना ध्यान से कि ADHD जो शब्द है ये बड़ी ही HD बीमारी है। HD मतलब बिल्कुल फुल HD बीमारी है ना, फुल HD बीमारी है। HD बीमारी कैसी है कि एक व्यक्ति भोजन किसके लिए गया? बाजार में गया कुछ सामान लेने के लिए, और वहां सामान लेने गया था और बोले थे 4 सामान, पूरे भुलाया। अब उसे लगता है कि घर में लड़ाई होने वाली है। अब वो क्या करता है? पहले ही आके लड़ने लगता है। अति सक्रिय मतलब इतना सक्रिय हो जाता है कि उसका ध्यान कंसंट्रेट नहीं होता। तो ये ध्यान अभाव विकार है। कैसा है? ये ध्यान अभाव विकार है, ये ध्यान संबंधी समस्या है, ये ध्यान अभाव विकार है। मतलब इसमें ध्यान की कमी होती है। ध्यान अभाव विकार का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसका ध्यान एक जगह नहीं रहता। ये पुरुष प्रजाति में पाई जाने वाली एक विशेषता का नाम है। बिल्कुल। अब एक देखो यहां पर, तो आपने क्या समझा? अब ये आपके सामने कुछ और नाम भी दिए हैं, तो आप बताओ इनमें से कितने नाम आपने सुने हैं? बिल्कुल। अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दीजिए। चेन्नई एक्सप्रेस झांसी से भोपाल के लिए 18 को परेशान करेगी। अच्छा, अब आ जाओ यहां पर, आ जाओ यहां पर, आ जाओ। अब यहां पर आपके सामने है अटेंशन प्लीज। ये ASD क्या होता है? तो इसे कहते हैं ऑटिज्म, इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। केवल डिसऑर्डर नहीं है, नहीं तुम सोचो कि डिसऑर्डर ही डिसऑर्डर पढ़ाने वाले हैं सर। हम आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं, हम आपको बहुत कुछ समझाने वाले हैं। देखो भाई ऐसे ऑर्डर ही ऑर्डर नहीं है। ऐसा नहीं कि हम केवल केवल तुमको, है ना, यही पढ़ाने वाले हैं, बल्कि बहुत अनेक अनेक टाइप के क्वेश्चन हैं और अनेक अनेक टाइप की इसमें शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव हैं मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे कि मेरी बात आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही है। ठीक है, अब बताओ यहां पर कोई ऐसा विद्यार्थी जो जानता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? इसे कहते हैं स्वालीनता संबंधी विकार, इसे कहते हैं स्वालीनता, इसे कहते हैं स्वालीनता संबंधी विकार, इसे कहते हैं स्वालीनता संबंधी विकार। ये स्वालीनता क्या है? स्वयं में लीन रहना, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति जो लोगों से बोलचाल नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति जो अपने विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, संप्रेषण करने की क्षमता इसमें नहीं होती, भीड़ को देखकर डरता है
और ऐसा व्यक्ति बोलने में सक्षम नहीं होता, जयपू टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, ये जयपू टाइप का व्यक्ति होता है, इसे स्वालीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्वालीनता कहते हैं इसको, इसे ही हम स्वालीनता कहते हैं। ठीक है, इसे ही हमें स्वालीनता कहते हैं। अब देखो इसमें दूसरा क्या होता है, एसएडी। एसएडी का फुल फॉर्म बताएगा कोई कमेंट में? जल्दी से एसएडी वर्ड का फुल फॉर्म बताओ। ऐसे कितने लोग हैं जो एसएडी वर्ड का फुल फॉर्म जानते हैं? बोलिए भाई, बोलो भाई, यहां पर ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो एसएडी वर्ड का फुल फॉर्म जानते हैं? एसएडी वर्ड का फुल फॉर्म जानते हैं तो आप बताइए एसएडी क्या होता है? इसे कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। इसे कहते हैं सेपरेशन, इसे कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इसे कहते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है? इसे हम हिंदी में वियोग दुश्चिंता विकार कहते हैं। इसे हिंदी में वियोग दुश्चिंता विकार कहते हैं। इसे हिंदी में वियोग दुश्चिंता विकार कहते हैं। इसे हम हिंदी में वियोग दुश्चिंता विकार कहते हैं। मतलब एक व्यक्ति है ना, अब समझना है, यहां पर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसे किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से या किसी व्यक्ति से, किसी लक्ष्य से या किसी वस्तु से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि उस चीज को छोड़ने से उसे बहुत डर लगता है। कई बार वो व्यक्ति सुसाइड तक करने लग जाता है ना? बिल्कुल। तो आपको समझना क्या है, सीधा सीधा से आपसे पूछा जाएगा कि एसएडी का फुल फॉर्म क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि एसएडी किससे संबंधित है? दुश्चिंता से है, भगनाशा से है, द्वंद्व से है, किससे है? तो आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब समझ लेना, ऐसा व्यक्ति, जैसे तुमने देखा भगवान राम के जो पिता थे, जब राम उन्हें छोड़ के गए वनवास के लिए 14 वर्ष, तो वो वियोग में ही उनका डेथ हो गई। ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी के छोड़ जाने पर अपने प्राण तक त्याग देते हैं, तो उसे कहते हैं। ये भी अलग होता है, सेंसेशनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी होता है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां पर आपको समझना है कि वियोग दुश्चिंता का मतलब होता है किसी व्यक्ति को खोने का इतना डर। मेरे पास सबसे ज्यादा केस इसी चीज के आते हैं, है ना? बिल्कुल। ओसीडी आप जानते हैं, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया ओसीडी के बारे में, तो मैं अब दोबारा इसको नहीं सिखा रहा, ये बता दिया मैंने आपको ओसीडी के बारे में कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी कि ये क्या होता है। अब आपके सामने यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं। बिल्कुल, यहां पर इतना डरता है कोई व्यक्ति किसी को खोने से, खासकर प्रेमी, बहुत ही डरते हैं प्रेमी। आपके सामने कुछ वर्ड दिए गए हैं, बोलो भाई जल्दी से। आपके सामने कुछ शब्द दिए गए, एक दिया गया बीपीडी, एक दिया गया एपीडी, दोनों में अंतर क्या है? बोलो जल्दी से। हाँ भाई, बिल्कुल, स्वागत है बेटा जाट साहब। अब देखो यहां पर, तो यहां पर बीपीडी और एपीडी जो शब्द हैं ये क्या हैं? तो आपको याद रखना है, ये है आपका विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये है आपका विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आपका विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आपका विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ये आपका विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसे कहते हैं क्या? बोलो। इसे कहते हैं, विजुअल मतलब होता है दृश्य प्रसंस्करण विकार, इसे कहते हैं दृश्य प्रसंस्करण विकार, इसे कहते हैं दृश्य प्रसंस्करण विकार। ये क्या होता है भाई? हिंदी समझो या इंग्लिश समझो, पहले बताओ कि होता क्या है। अब एक होता है एपीडी, इसे कहते हैं ऑडिटरी, इसे क्या कहते हैं? ऑडिटरी, इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसे कहते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर।
ये ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो शब्द है ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं श्रव्य, इसको हम कहते हैं श्रव्य प्रसंस्करण विकार, इसको हम कहते हैं श्रव्य प्रसंस्करण विकार, इसको हम कहते हैं श्रव्य प्रसंस्करण विकार। ये श्रव्य प्रसंस्करण विकार क्या होता है बताइए जरा, ये दृश्य और श्रव्य प्रसंस्करण विकार क्या होते हैं। आपको समझना है कि एक व्यक्ति देखकर भी चीजों को पहचानने में बहुत देरी करता है, एक चीज को देखता है और देखकर भी उसे पहचान नहीं पाता कि वो क्या है, ना वो व्यक्ति को पहचान पाता है ना किसी वस्तु को पहचान पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो याद रखना कि उसे कहते हैं विजुअली प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब देखकर चीजों को ना पहचान पाए और देरी लगाए पहचानने में बहुत ज्यादा, मतलब देखकर चीजों को पहचानने में देरी लगाए या सुनकर चीजों को बहुत देरी लगाए पहचानने में। तो सुनकर और देखकर जो देरी लगती है सीखने समझने में, उसे हम इस नाम से जानते हैं, किससे, विजुअली और एपीडी। चलिए तो यहां पर बताना है, बोलो भाई, यहां तक कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, तो मेरा बच्चों यहां पर मुझे बताओ कि आपको यहां पर कोई समस्या है तो मुझे बताओ। बोलो भाई। भाई पेपर पूरे महीने चलने वाले हैं और 10 लाख फॉर्म भरे हैं, पता है आपको, बिल्कुल 10 लाख फॉर्म भरे हैं और पूरे इंडिया के कई राज्यों से, 8-10 राज्यों से बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि अकेले एमपी टेट को केवल एमपी के ही बच्चे भरते हों। तो सुनिए बच्चों, एमनेसिया क्या है, एमनेसिया क्या है, एमनेसिया क्या है, ये एमनेसिया जो शब्द है ये क्या है, कहां सुना था, अगर आपने सुना है तो एमनेसिया क्या सुना है। बिल्कुल, आप देखो इसको, एमनेसिया क्या है, एमनेसिया का मतलब होता है भूलने की बीमारी। क्या कहलाता है ये, भूलने की बीमारी, इसे कहते हैं भूलने की बीमारी, इसे कहते हैं भूलने की बीमारी। याद रखना कि ऐसी समस्या जिसमें एक व्यक्ति भूल जाता है, और जब व्यक्ति उसे भूलता है तो उसे क्या कहते हैं, भूलने की बीमारी। एमनेसिया मतलब होता है मेमोरी लॉस, क्या कहते हैं इसको, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। एमनेसिया मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस मतलब भूलने की बीमारी। गजनी लिख लो, गजनी, गजनी है ना, गजनी लिख लो आप, गजनी, गजनी मतलब गजनी जो मूवी थी ना उसमें भूल जाता था वो, इसे कहते हैं एमनेशिया। बोलो भाई यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसको मेरी बात समझ में, अच्छा कोई पूछे तुमसे मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, पल पल याद सताए, तो कौन सी बीमारी होती है, नींद भी नहीं आ रही, चैन भी नहीं आ रहा, तो कौन सी बीमारी होती है, जल्दी बताओ कमेंट में। हाँ भाई, अगर किसी व्यक्ति को ना नींद आ रही है और ना चैन आ रहा है तो कौन सी बीमारी है, जल्दी कमेंट करो। उसे कहते हैं हम क्या, इंसोम्निया, इंसोम्निया, उसे कहते हैं इंसोम्निया। क्या कहते हैं, इंसोम्निया, इंसोम्निया, इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया का मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी, नींद ना आने की बीमारी। तो ऐसी बीमारी के कारण नींद ना आने की बीमारी बहुत पूछी गई आपके एग्जामों में, भयंकर क्वेश्चन पूछे गए थे मेंटल हेल्थ से, 1-2 क्वेश्चन नहीं आए थे, पगला गए थे। इंसोम्निया मतलब होता है नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, पल पल याद सताए, सुना आपने, बिल्कुल इसे कहते हैं इंसोम्निया। अच्छा सोमनेबुलम सुना है आपने, सोमनेबुलम, ये शब्द सुना है कभी, सोमनेबुलम क्या होता है बताइए जरा, सोमनेबुलम, ये सोमनेबुलम क्या होता है, सोमनेबुलम क्या होता है, ये सोमने बुलम क्या होता है, जल्दी से बताओ। सोमनेबुलम का मतलब क्या होता है, सोमनेबुलम का मतलब होता है कि सोते समय बड़बड़ाना, सोते समय, सोते समय
बड़बड़ाना। सोते समय कई लोग बातें करते हैं, तुम्हें याद है, बड़बड़ाते हैं अजीब सा, सोते समय बड़बड़ाना। एक होता है ब्रेक्सिज्म। क्या होता है? व्रेक्सिज्म। व्रेक्सिज्म। ब्रेक्सिज्म मीन्स क्या होता है जरा बताना। व्रेक्सिज्म। ब्रेक्सिज्म क्या होता है? ब्रेक्सिज्म का मतलब जल्दी बताओ, ब्रेक्सिज्म का मतलब क्या होता है? ये ब्रेक्सिज्म का मतलब क्या होता है? ये ब्रेक्सिज्म का मतलब होता है सोते समय दांत किटकिटाना। बच्चे जब सोते समय दांत किटकिटाते हैं, सोते समय दांत का किटकिटाना, दांत किटकिटाना, सोते समय दांत किटकिटाना। ये सोते समय जो बच्चे दांत किटकिटाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रेक्सिज्म कहते हैं। सोते समय जो बच्चे दांत किटकिटाते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? सोमने, क्या कहते हैं उसको? ब्रेक्सिज्म कहते हैं। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, सेमनेबुलम मतलब सोते समय बड़बड़ाना, इंसोम्निया, सोमनेबुलम। और क्या पढ़ा? एमनेसिया मतलब भूलने की बीमारी। मतलब क्या हो गया? भूलने की बीमारी। और ऐसे ही कुछ शब्द सुने होंगे आपने स्मृति से संबंधित, मेमोरी से संबंधित कुछ शब्द सुने होंगे आपने। मेमोरी से संबंधित स्मृति और विस्मृति शब्द में अंतर क्या है? कोई बताएगा मुझे? आपके सामने दो शब्द लिखता हूं, एक है स्मृति और एक है विस्मृति। विस्मृति को कहते हैं फॉरगेटिंग। क्या कहते हैं इसको? हम फॉरगेटिंग कहते हैं। फॉरगेटिंग का मतलब होता है कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। क्या क्या याद रहा, क्या क्या भूल गए। भाई अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो कायदे से लाइक शेयर कर दियो, वरना मैं 10 मिनट बाद बंद कर दूंगा। मेरे पास आज 8 बजे तक का पढ़ाने का समय है, आज मैथ की क्लास नहीं है आपकी, है ना। और अगर आपको अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन तो सुन लो ध्यान से। क्वेश्चन तो दुनिया करा रही, जाको जो जाको जो जाको जो, पूरा यूट्यूब लगो है, लेकिन ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगी एक जगह कहीं भी। मैं तुम्हें चाहूं तो ऐसी ऐसी चीजें बता सकता हूं जिनसे सीधे पेपर आते हैं। वही है ये चीजें, वही है ये चीजें जो सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब सुनो, जैसे हमने कहा ये कौन सा स्मृति मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को छूते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, तो आपके स्मृति कहां चली जाती? याद। कोई चीज जब आप सूंघते हैं, चखते हैं, देखते हैं, तो आपके संवेदी अंग उसको मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वो अचेतन में चली जाती। अचेतन में संचित रखने, किसी अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और अचेतन मन से चेतन मन में लाने की जो सफलता है उसे स्मृति कहते हैं। और अचेतन मन से चेतन मन में लाने की असफलता है उसे हम विस्मृति कहते हैं। तो जितना जरूरी याद करना है उतना ही जरूरी भूलना भी है। अगर हमने जीवन के सारे दुखद अनुभवों को याद रखा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप क्या कहते हैं? हाँ, ना रखेंगे कदम आज के बाद, कहते ना, गाना है ना, कौन सा गाना है? गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, ऐसा कुछ गाना है। तो यहां पर आपको याद क्या रखना है? याद करना और भूल जाना। जब याद करने की बात आती है, और आप याद कैसे करते हैं? जैसे किसी ने कहा अच्छा उस शादी में गए थे, क्या हुआ था पूरे बताओगे? कोई मिला था, पहली बार नैना लड़े थे और जानू मानू फिर हुआ था, बाद में फिर दिखाई नहीं कहां गया। ठीक, इसे कौन सी मेमोरी कहते हैं? इसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। क्या कहते हैं इसको? एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी मतलब क्या होती? ऐसी मेमोरी जो आपकी किसी भी एक घटना को स्टोरी की तरह याद रखने में आपकी सहायता करती है, उसे कहते हैं एपिसोडिक मेमोरी। इससे आपके एमपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे, या आपके एमपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए थे इससे, समझ गए? एमपी टेट में इससे क्या पूछे गए थे? क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपसे ये पूछ लें, कौन सी, अगर आपसे ये पूछ लें कुछ ऐसे वर्ड जैसे चंकिंग क्या होता है, अगर आपसे पूछ लें कि चंकिंग क्या होता है, चंकिंग का मतलब, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, चंकिंग क्या होता है, तो आपको बताना है चंकिंग क्या होता है? यादों का गुच्छा। क्या होता है? यादों का गुच्छा। यादों का गुच्छा। गुच्छा कैसे? जैसे एक चीज की बात करी तो पूरी घटना याद आने लगी, है ना, पूरी घटना याद आने लगी। जैसे आपको कुछ याद करना है तो आप उसे क्या करते हैं? खंडों में बांटते हैं। क्या करते हैं? उसको खंडों में बांटते हैं।
खंडों में बांटना, खंडों में बांटना मतलब खंडन विधि, खंडों में बांटना मतलब खंडन विधि। कैसे? जैसे आपको मान लो कोई नंबर याद रखना है 0, ऐसे बड़ा 12-14 अंक का 12 अंक का नंबर याद रखना है, 0102 है ना। यहाँ लिखो 8435033731 है ना, ऐसे ऐसे लिखा। फिर 010 क्या लिखा, 010201। अब इतना बड़ा नंबर आपको याद करना है। मान लो ये अकाउंट नंबर है आपका, ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, अकाउंट नंबर है। ये आपका क्या है, अकाउंट नंबर है। और अकाउंट नंबर आपको याद करना है तो कैसे याद करोगे, इसे टुकड़ों में बांट लोगे, ऐसे इसे टुकड़ों में बांट लोगे। और ये टुकड़ों में जब बांटोगे तो ये तुम्हें याद हो जाएगा। जैसे अभी आपसे पूछते हैं ना आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट बताइए, पूछे ना एडमिट कार्ड के लिए, तो याद रखना यहां पर जब यादों का गुच्छा, यादों का भंवर, जिसे हम कहते हैं चंकिंग, क्या कहते हैं इसको, हम चंकिंग कहते हैं, ठीक है, यादों का भंवर, या इसे क्या कहते हैं, चंकिंग कहते हैं। इस बात को आप क्या करना, समझ जाना बहुत अच्छे से। अगर यहां पर कुछ आ जाए, जैसे यहां पर कुछ वर्ड आ जाए, जैसे लिखा हो एसएम, क्या होता है बताइए जरा, एसएम का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल। अब यहां पर आप देखिएगा अच्छे से कि एसएम का मतलब होता है सेंसरी, एसएम का मतलब होता है सेंसरी मेमोरी, एसएम का मतलब होता है सेंसरी मेमोरी, मतलब संवेदी स्मृति। क्या होता है, संवेदी स्मृति। तो ऐसी स्मृति जिसमें आपको कुछ पल के लिए, मतलब 1 या 2 सेकंड के लिए कुछ अनुभव याद रहते हैं, 1 या 2 सेकंड के लिए कुछ अनुभव आपको याद रहते हैं, है ना। वो 1-2 सेकंड के लिए जो तुम्हें अनुभव याद आते हैं ना, उसे हम क्या नाम देते हैं, एसएम, उसे कहते हैं संवेदी स्मृति। जैसे आपके पैर के ऊपर से सांप निकल गया तो आपकी संवेदी अंग बता देते हैं कि आपके दिमाग को कि सांप था, फिर आपको डर लगना शुरू होता है। पहले डर नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही सांप ने स्किन को टच किया और आपके पैरों के ऊपर से चरण स्पर्श करते हुए गया तो तुम्हें कुछ कुछ होने लगा। ये कौन सी स्मृति थी आपकी, संवेदी स्मृति। अब एक होता है कौन सा, एसटीएम। एसटीएम क्या होता है, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब क्या होता है, इसे कहते हैं हम लघु अवधान स्मृति, इसे कहते हैं लघु अवधान स्मृति, इसे कहते हैं लघु अवधान स्मृति। मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसी स्मृति जिसमें हम कुछ समय यानी कि 20-30 सेकंड तक जो अनुभव याद रख पाते हैं, वो कौन सी स्मृति है, थोड़े से समय तक जो हमें चीजें याद रहती हैं, 20 से 30 सेकंड तक जो चीजें याद रहती हैं, वो आपकी क्या है, वो आपका कहलाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी। और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। कौन होता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है मेरे बच्चों, बताओ भाई, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। तो जब आपसे ये पूछें कि लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होता है, इसे कहते हैं दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घ का मतलब होता है लंबे समय तक, दीर्घकालिक स्मृति। दीर्घकालिक स्मृति का मतलब होता है जो लंबे समय तक तुम्हें अनुभव याद रखने हैं, वो आपकी क्या कहलाती, दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी दीर्घकालिक स्मृति कहलाती है। तो ये दीर्घकालिक का मतलब कोई समय नहीं है, अनलिमिटेड टाइम, कितने भी लंबे समय तक अनुभवों को याद। कई चीजें मुझे आज भी बचपन की याद हैं, जब मैं 3 साल का था, 5 साल का था, उस समय तक के कई अनुभव मुझे आज तक याद हैं। तो मेरे ये किस मेमोरी में है, ये जो लंबे समय तक याद रखने वाले जो अनुभवों की जो बात होती है, ये किस प्रकार के अनुभव होते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये सारे अनुभव आपके किसके हैं, दीर्घकालिक स्मृति के होते हैं। अब अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्मृति जो शब्द है, भूलना जो शब्द है, भुला देंगे सनम धीरे धीरे, भाई देखो भूलना जो शब्द है इसे हम कहते हैं फॉरगेटिंग।
क्या कहते हैं बच्चों इसे? फॉरगेटिंग। मतलब अपने चेतन अनुभवों को अचेतन में लाने के लिए क्षमतावान, जो अचेतन के अनुभव है उन्हें चेतन में ना ला पाए, उसे कहते हैं अपन क्या? उसे कहते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है सक्रिय फॉरगेटिंग, यानी सक्रिय विस्मृति। क्या होती है बताओ कोई? सक्रिय विस्मृति क्या होती है? बोलो भाई, सक्रिय विस्मृति क्या होती है? सक्रिय विस्मृति क्या होती है? और एक होती है निष्क्रिय विस्मृति, एक होती है निष्क्रिय विस्मृति, एक होती है निष्क्रिय विस्मृति। ये क्या होती है? ये निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है? ये निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है? तो एक्टिव फॉरगेटिंग होती है, एक क्या होती है? एक्टिव फॉरगेटिंग होती है। एक आपकी एक्टिव फॉरगेटिंग होती है और एक आपकी पैसिव फॉरगेटिंग होती है। कैसी होती है? पैसिव फॉरगेटिंग होती है। ये आपकी पैसिव फॉरगेटिंग होती है, ये आपकी पैसिव फॉरगेटिंग होती है। तो आपको क्या समझना है यहां पर? सुनो, बुला देना मुझे। अच्छा, अब आपको समझने वाली जो विशेष बात है वो क्या है, इस बात को समझो। एक्टिव स्मृति का मतलब है जानबूझकर भुलाना। एक माँ उस रास्ते से नहीं गुजरती जिस रास्ते पर जाते समय दुर्घटना में उसका पुत्र का देहांत हो गया था। आप उन गलियों से नहीं गुजरते जहां पर तुम्हारा चांद चमकता था, है ना। मेरा एक दोस्त था, बहुत अच्छा, बहुत जान से प्यारा दोस्त था मेरा, और उसका एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया है। बहुत अच्छा टीचर था, मैथ का शानदार टीचर था। अब मैं आगरा से जब भी निकलता हूं तो आगरा की तरफ मैं देख नहीं पाता, मेरी आंखें भर आती हैं। जाना तो बहुत दूर के बाद, मैं उधर देखता तक नहीं हूं। मैं पहली बार उसके वजह से ही आगरा गया था। और वो आगरा के पास जो आपने सुना होगा मथुरा वृंदावन है, वृंदावन में दाऊ जी हैं, जहां से उनका गांव वहां पे था। तो मैं दाऊ जी, मथुरा वृंदावन पहली बार उनके साथ ही गया था। इतने बुरे अनुभव हैं, आज मैं उन गलियों से क्या थोड़ा उधर देखता नहीं हूं। जब मेरी ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही होती है, मैं दिल्ली पढ़ाने जाता था, तो मैं आगरा की तरफ देखता भी नहीं था। कारण क्योंकि दुखद अनुभव हैं जिन्हें मैं भुलाना चाहता था। अब देखो इसमें, तो ये सक्रिय विस्मृति है। सक्रिय विस्मृति को कैसे बुलाते हैं? दमन द्वारा या समन द्वारा। किसके द्वारा? दमन द्वारा या समन द्वारा। तो दमन समन क्या होता है, आप पता है इसका? दमन समन का मतलब होता है, दमन का मतलब जानबूझकर दुखद अनुभवों को भुला देना, और समन का मतलब ये समझना कि जो होना था सो हो गया, नसीब में नहीं था सो मिला नहीं। समझ गए? इस बात को आप अच्छे से जान लेना। निष्क्रिय विस्मृति क्या होती है? जैसे आप मुझे 10 साल तक ना देखें, ना मिलें, तो आप मुझे भूल जाओगे, सीधी सी बात है। ऐसे ही हम कई चीजों को भूल जाते हैं जीवन में। ठीक है, 150 मिनट होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे का आपका जो है 2.5 घंटे का पेपर होता है। अब देखो यहां पर सारी चीजें लिखी होती हैं, फॉर्म भरने से पहले पढ़ा करो अच्छे से। अब आपके सामने कुछ वर्ड हैं, इनके क्या मतलब हैं जरा बताइए। अब देखो यहां पर मुझे बताओ, यहां पर जो भी विद्यार्थी हैं, इन शब्दों में से कितने शब्द आपने सुने हैं? इन शब्दों में से कितने शब्द आपने सुने हैं? इन शब्दों में से कितने शब्द आपने सुने हैं, बताइए। हाँ भाई बिल्कुल ज्योति जी, मुझे भी यही पता था, नसीब में नहीं था सो मिला नहीं। हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पर आपको समझना क्या है, यहां पर आपको कुछ शब्दावली को समझना है। जैसे ब्रेक्सिज्म क्या होता है, अभी समझाया मैंने, बताओ कमेंट करके क्या होता है ब्रेक्सिज्म। बोलो भाई, अभी अभी समझाया, ये शब्द फिर से लिखा हुआ टाइप करा हुआ बीच में आ गया। मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया था कि ब्रेक्सिज्म का मतलब क्या होता है। जल्दी से बोलो भाई, कमेंट करके, कमेंट करके बोलो जल्दी से। जितने बच्चे देख रहे हैं ना, सारे के सारे, सभी के सभी अभी के अभी लाइक और शेयर करेंगे। भाई जितने लाइव देख रहे हैं उतने लोगों ने लाइक नहीं किया अभी, अभी आपके आसपास भी नहीं चल रहे हैं इसके। हाँ बहुत अच्छा गाना है, सिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। अब देखो यहां, तो ब्रेक्सिज्म का मतलब होता है दांत किटकिटाना, सोते समय दांत किटकिटाना। क्या करना? सोते समय दांत किटकिटाना।
सोते समय दांत किटकिटाना, जो आप सोते समय नींद में दांत किटकिटाते हो, नींद में जो आप दांत किटकिटाते हो, उसे हम ब्रेक्सिज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बैक्सिज्म कहते हैं। उसे हम ब्रेक्सिज्म कहते हैं। उसे हम ब्रेक्सिज्म कहते हैं। बोलो भाई, यहां पर कोई बच्चा बताएगा इस वर्ड का, जो वर्ड आपने पढ़े हैं सभी एक बार शेयर कर दो। मैं भी कर देता हूं इस सेशन को शेयर, ठीक है। मैं भी इस सेशन को थोड़ा सा मैंने अपने बच्चों के लिए स्टेटस पे नहीं डाला है, तो मैं आपको इसे क्या कर देता हूं, शेयर कर देता हूं। बिल्कुल। बोलो भाई, कहां पहुंची गाड़ी आपकी? समझ पा रहे हो क्या है ये आपका? ये कौन सी विधि है? पहली बात तो ये समझो कि ये जो बच्चे हकलाते हैं, आपने सुनी हकलाने वाले बच्चों के लिए क्या करते हैं आप? जैसे हकलाना सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? हकलाना। एक हकलाना शब्द सुना होगा, एक तुतलाना शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? तुतलाना। ये तुतलाने और हकलाने में क्या अंतर है? जल्दी से बताओ, डिफरेंट बिटवीन हकलाना एंड तुतलाना। जल्दी बोलो, डिफरेंट बिटवीन हकलाना एंड तुतलाना। जल्दी से कमेंट करो भाई, आप क्लास आपकी। बोलो भाई, हकलाने और तुतलाने में क्या अंतर है? हकलाने का मतलब होता है जैसे एक बच्चा है और देर तक सा 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 सर बोल पाता है, बहुत देर तक वो सर बोल पाता है ना, बहुत देर में वो सर बोल पाता है, हकलाना है। और तुतलाना क्या होता है? गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है, गलत प्रोनाउंसिएशन करता है, वो तुतलाना है ना। अब देखो, अब यहां पर जो बात है, ये जो वर्ड है आपका कौन सा, ये टीईसीएस, ये होता क्या है? टीसीएस वर्ड क्या होता है? इस वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो है टेक्स्ट एक्सचेंज। इसका वर्ड का मतलब है टेक्स्ट एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्स्ट एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका वर्ड का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? टेक्स्ट एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। बोलो भाई जल्दी से। बिल्कुल, यहां आपको समझना है कि ये जो टी, ये क्या लिखा है? टीईसीएस, ये किसकी विधि है? हकलाने वाले बच्चों के सुधार के लिए एक विधि है। ये विधि है जो हकलाने की समस्या को कम करती है, जो हकलाने की समस्या को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जो हकलाने को कम करती है, हकलाने वाले बच्चों के सुधार के लिए क्या है? एक विधि है। इसे कहते हैं, याद रखना, इसे कहते हैं, इस बात को विशेष रूप से याद रखना, हकलाने वाले बच्चों के लिए क्या है? ये विधि है। आपने देखा होगा एक वो बच्चे होते हैं, जैसे एक विधि और होती है हकलाने के सुधार के लिए, पता है आपको? उसे कहते हैं प्रोलोंग्ड मेथड। ये बहुत बार आई है एग्जाम में, प्रोलोंग्ड मेथड। प्रोलोंग्ड मेथड्स आपने सुनी होगी। संवर्धित वाक्य, संवर्धित वाक्य, संवर्धित वाक्य विधि, संवर्धित वाक्य विधि, ये क्या होता है बताइए जरा मुझे। ये हकलाने बच्चों, हकलाने वाले बच्चों के लिए एक विधि होती है जिसे हम कहते हैं प्रोलोंग्ड मेथड। बहुत बार आई है आपके एग्जामों में, एक दो बार नहीं आई है, बहुत बार आई है, बहुत बार आई है ना, एक बार नहीं बहुत बार आई है।
ठीक है, एक बार नहीं बहुत बार आई है। क्या है इसमें? प्रोलॉन्ग्ड मेथड का मतलब होता है संवर्धित वाक्य, मतलब ऐसे इसे प्रवर्धित वाक्य भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि जिन शब्दों को वो प्रोनाउन नहीं कर पाता, वही शब्द ज्यादा रिपीटेड होते हैं, ऐसा आपका सबसे मेन बात है। शिवानी प्रजापति जी बेटा क्लास बंद कर दें क्या, बताओ? आपको अच्छी नहीं लग रही हो, हमारा शुद्ध पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा हो, जाको जो अच्छो लगत होए, तो फिर हम रहने देते हैं। काय को हम इतनी मेहनत करें? हम तो ये ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन के लिए तो ये है ही नहीं, ये तो तुम्हारे लिए सुविधा ही नहीं है। तो हम बेवजह तुम्हारी ज्यादा ज्यादा ख्वाब दिखा रहे थे कि देखो हम तुम्हारे लिए भी फ्री में बांट देते हैं ज्ञान। ये तो हमारे कम से कम 5,000 3,000 रुपया अकेले सब्जेक्ट में बैठ के देते हैं फीस बच्चे, 500 600, तो तब सुनते हैं ये बातें जो हम तुम्हें फ्री में सुना रहे। अब देखो इसमें, अब यहां पर आपने एक शब्द सुना होगा, यहां पर आपने एक शब्द सुना होगा, यहां पर आपको समझना क्या है, आपने एक मंदबुद्धता शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? यहां पर आपने एक मंदबुद्धता शब्द सुना होगा। क्या सुना होगा? इसमें मंदबुद्धता शब्द सुना होगा। ये मंदबुद्धता का मतलब क्या है? इसे हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। क्या कहते हैं? मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। इसे कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन। मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन, इसका क्या मतलब है? मेंटल रिटार्डेशन चिल्ड्रन, यहां पर समझिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नीचे को मुड़ी करके ऊपर को टांगे करके बनेंगे क्वेश्चन। क्या बात करते हो यार, क्वेश्चन कैसे बनेंगे? रोज क्वेश्चन पढ़ा रहे, लगातार क्वेश्चन समझा रहे, और ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं? शब्द अपने आप में क्वेश्चन है। ये लिखा आ जाएगा, आपसे आपसे पूछा जाएगा टीईसीएस किससे संबंधित विधि है? टीईसीएस का फुल फॉर्म बताइए, ये किस प्रकार के बच्चों के लिए बनी विधि है? तुम बच्चे थोड़ी हो, थोड़ा सा अच्छा समझो। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। सीधे आपसे पूछा जाए हकलाने के सुधार के लिए कौन सी विधियां हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछें। आपसे पूछा जाए कि ब्रेक्सिज्म का सही अर्थ क्या है, रात में सोते समय बलबलाना, सोते समय दांत किटकिटाना, नींद ना आना, ध्यान भूल जाना, तो आप बताइए इसका क्या मतलब है? भैया सीधे क्वेश्चन ही पढ़ा रहे जी हमें तुम्हें, बस अंतर इतना है कि क्वेश्चन को हमने ऑप्शन में ला लिख के सीधे लिख ले, वर्ड टू वर्ड, है ना, सीधे सीधे वर्ड टू वर्ड लिख लिया हमने, इसलिए आपके क्वेश्चन ही है ये सारे, ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं। समझ गए? तो आप देखो यहां पर मंदबुद्धता मतलब होता है मेंटल रिटार्ड, जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है, जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है, जिनकी बुद्धि 70 से कम होती है। सामान्यता उसे हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। जिसकी 0 से 25 होती है उसे हम इडियट कहते हैं। किसी ने कहा है प्यार से आपसे इडियट? अगर किसी ने कहा हो तो बताओ। इसे कहते हैं जड़ बुद्धि बालक। ऐसा बुद्धि बालक जिसका बौद्धिक व्यवहार सिर्फ 2 वर्ष के बालक के तरह, उसे ब्रह्मा जी भी ना सुधार पाए, उसे कहते हैं अपन क्या? जड़ बुद्धि बालक। कोई नहीं सुधार सकता इसको, इसे कहते हैं महामूर्ख कैटेगरी। जिसकी 25 से 50 के बीच में जिसका आईक्यू, उसे कहते हैं इम्बेसाइल। और इम्बेसाइल का मतलब होता है मेरे लाडलो, इसे कहते हैं मूढ़ बालक। मूढ़ का मतलब होता है ऐसे बालक जिनका बौद्धिक व्यवहार कितने वर्ष के बालक की तरह होता है? 4 वर्ष के बालक की तरह होता है। इनको अगर हम प्रशिक्षण दे दें तो इतने सुधर सकते हैं, केवल रोटी खा सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं कर सकते, जीवन का डंक है। दूसरी बात, अगर किसी का 50 से 70 के बीच आईक्यू हो तो इसे हम मॉरन कहते हैं, और मॉरन का मतलब मूर्ख होता है। क्या होता है? मूर्ख। तो ये मूर्ख बच्चे होते हैं, और इनका बौद्धिक व्यवहार 7 वर्ष के बच्चे की तरह होता है। अगर हम इन्हें सुधार प्रशिक्षण दे दें तो इन्हें सुधारा भी जा सकता है। अगर इन्हें प्रशिक्षण दे दें तो इनको सुधारा भी जा सकता है। समझ गए? सो इन्हें सुधारा भी जा सकता है। याद रखना ये लास्ट एक्सपेरिमेंट है। मुझे लगा कि आप लोगों का सपोर्ट कम है, तो कल से ये वाली प्रकार की क्लास खत्म। कल से फिर से आ जाओ क्वेश्चन, जाको जो उड़न दो दनादन, जाको जो उड़न दो। अब देखो भाई, समझ गए ना? ये वाली कैटेगरी होती है कौन सी? इडियट, इम्बेसाइल, मूर्ख। अब यहां पर आ जाओ आप, अब यहां पर आ जाओ, ये वाली भी होती है एक, जहां पर हम क्या एक कैटेगरी और बनाते हैं, एक कैटेगरी और बनाते हैं।
एक कैटेगरी और बनाते हैं, जिससे पहले होता है मिल्ड, सबसे पहले होता है मिल्ड, जो कि वो वाले पेज पे लिख गया है ना। इससे भी पहले एक होता है मिल्ड। अब समझो, ये आपने एक नाम सुना होगा, याद से सुनना ध्यान से। एक कभी आपने नाम सुना होगा, कभी आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? ये नाम सुना होगा AAMD, सुना है? AAMD, अमेरिकन अमेरिकन एसोसिएशन, अमेरिकन एसोसिएशन मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल डेफिशिएंसी, मतलब अमेरिका की ऐसी संस्था जो मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बात करती है। वो कहती है सबसे पहले जो कम मूर्ख होते हैं उन्हें कहते हैं मिल्ड, जो कम मूर्ख होते हैं, साधारण मूर्ख होते हैं, उन्हें कहते हैं मिल्ड, और जो उनसे ज्यादा मूर्ख होते हैं उन्हें कहते हैं मॉडरेट। क्या कहते हैं उनको? मॉडरेट कहते हैं, उनको मॉडरेट कहते हैं। और इनसे भी ज्यादा मूर्ख होते हैं उन्हें कहते हैं सीवियर। क्या कहते हैं उनको? सीवियर, उनको कहते हैं सीवियर। और सबसे ज्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोफाउंड, उन्हें कहते हैं प्रोफाउंड। तो आपसे अगर पूछे जाएं कि इन्होंने कितने प्रकार के, है ना, आपसे पूछा जाए कि कितने प्रकार के मूर्खों की श्रेणी बताई गई है, ठीक है, आपको बोलना है कितने प्रकार, साधारण मूर्ख, थोड़े मूर्ख, गंभीर मूर्ख, अति मूर्ख। समझ गए? ये क्या है? मूर्खों की एक श्रेणी है, मतलब जिनका आईक्यू 70 से कम होता है वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, लेकिन इनका आईक्यू बहुत कम होता है। और इन बच्चों में कुछ बीमारियां पाई जाती हैं, शायद आपने कभी सुना हो, जैसे जैसे हाइड्रोसेफेली, जैसे एक बीमारी होती है हाइड्रोसेफेली, जल्दी से बताओ, कभी सुनी है? एक बीमारी होती है मंदबुद्धता के कारण, हाइड्रोसेफेली। और एक बीमारी और होती है मंदबुद्धता के कारण, इसे कहते हैं माइक्रोसेफेली। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, माइक्रोसेफेली। और एक सुनी होगी आपने, कौन सी? क्रेटिनिज्म। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये शब्दावली सुनी है, क्रेटिनिज्म? और एक और सुनी होगी आपने लास्ट में, मंगोलिज्म। ये 4 वर्ड में आपको बता रहा हूं, ये मंदबुद्धि बच्चों की बीमारियां हैं, ठीक है, ये मंदबुद्धि बच्चों की बीमारियां हैं। सुनो भाई, अब जल्दी से बताओ भाई, इसमें कोई दिक्कत है? ये शब्द आपने सुने हैं तो बताओ क्या क्या सुना है। बोलो भाई कमेंट करके, कितने शब्दों के यहां पर आप मतलब जानते हैं और उसका रीजन जानते हैं। हाँ, मैंने ही बताया था। ऐसी सारी बीमारियां कैसे याद होंगी? देखो, इन्हें अलग ही चिंता है, ऐसा लगता है जी बहुत याद करी है। हम कब कह रहे हैं तुम्हें याद करो? तुम पेपर में आन तो दो, क्वेश्चन 100% ना सही करके आओ तो मेरा नाम बदल देना। मैं 4-4, 10-10 बार सुना रहा हूं आपको, और आप पेपर में जाके गलत नहीं करेंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम मत सोचो कि तुम्हें याद हो रही कि नहीं हो रही, तुम तो बस इतना सोचो सुन रहे हो कि नहीं। अगर तुम सुन रहे हो तो 100% आपका पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। समझ गए? ठीक है, अब सुनो यहां पर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि एक शब्द होता है CSF, कभी सुना है क्या होता है CSF? आपने सुना होगा सेरिब्रो, आपने सुना होगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये आता है क्वेश्चन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसे कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? तो इसे सुषुम्ना नाड़ी ग्रंथि स्रावित करती है, सुषुम्ना, सुषुम्ना ग्रंथि इसको क्या करती है? स्रावित करती है। अब ये CSF क्या है? अगर ये हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाए, क्या हो जाए? ये हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाए तो सर बड़ा हो जाता है, हार्मोन कम स्रावित हो तो सर छोटा रह जाता है। तो याद रखना, जिसमें हार्मोन ज्यादा स्रावित हो जाए तो सर की आकृति 28 से 29 इंच की परिधि की हो जाती है। कितनी हो जाती है? 29 इंच की परिधि वाली हो जाती है। आपसे पूछा जाए कि जगह कैसा हो जाए? हाइड्रोसेफेली, मतलब आपके सर बड़ा हो जाए शरीर की तुलना में, सर बड़ा हो जाए शरीर की तुलना में।
अब देखो यहां पर दूसरा क्या होता है, जब सर छोटा रह जाए शरीर की, जब ये CSF हार्मोन स्रावित नहीं होता तो सर छोटा रह जाता है। सर कैसा हो जाता है, छोटा रह जाता है। सर मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा छोटा रह जाता है। जब ये छोटा रह जाए तो इसे कहते हैं, छोटा रह जाए तो क्या कहते हैं, माइक्रोसेफेली। जब ये हिस्सा छोटा रह जाए तो इसे कहते हैं माइक्रोसेफेली, और जब ये सर बड़ा हो जाए तो इसे कहते हैं हाइड्रोसेफेली। ऐसा लगता है कि सर में पानी भरा है, ऐसा लगता है कि बच्चे के सर में पानी भरा है, बीमारी होती है, मंदबुद्धि होता है और ज्यादा नहीं जीता, मर भी जाता है कुछ समय के बाद। दूसरी, ऐसा सर छोटा होता है, ये शरीर बड़ा होता है, ऐसा लगता है बंदर जैसा चेहरा, सही बंदर, तो बंदर लगता है। और दूसरा, क्रेटिनिज्म क्या होता है, क्रेटिनिज्म का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो बौनापन, बौनापन सुना है आपने, जिसमें हाइट 3 फुट से भी कम होती है। हाइट कितनी होती है, 3 फुट से भी कम होती है। हाइट 3 फुट से भी कम होती है। हाइट 3 फुट से भी, हाइट 3 फुट से भी कम होती है। हाइट 3 फुट से भी कम होती है। हाइट 3 फुट से भी कैसी होती है, कम होती है। समझना है इसको ध्यान से। जब हाइट आपकी 3 फुट से भी कम रह जाए, बौना व्यक्ति, कारण थायराइड ग्रंथि के, कारण थायराइड, थायराइड ग्रंथि के, थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावण से, थायराइड ग्रंथि के थायरोक्सिन हार्मोन के कम स्रावण से ऐसा होता है। जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन को कम स्रावित करती है तो बच्चे की हाइट 3 फुट रह जाती है और 99% बौना मंदबुद्धि ही होते हैं। 99% जो बौने होते हैं वो बेटा आपके मंदबुद्धि की कैटेगरी में ही आते हैं। ठीक है। दूसरा, ये मंगोलिज्म क्या होता है, इसमें शकल मंगोलिया के लोगों की तरह हो जाती है। आपका सर आगे के निकला होता है, कान बड़े बड़े, आमिर खान से भी बड़े होते हैं, होंठ छोटे छोटे होते हैं, दांत छोटे छोटे और बेडोल होते हैं, है ना, और बहुत ही अजीब सी शक्ल लगती है। और ये मंदबुद्धि होते हैं 99%। कैसे होते हैं, माइंड बुद्धि, मंदबुद्धि होते हैं। और इसकी कारण होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है ये कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब इसमें क्या होता है, इसकी समस्या है कि जो आपका क्रोमोसोम होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम में 21वें जोड़े पर म्यूटेशन हो जाता है, 21वें जोड़े पर उत्परिवर्तन हो जाता है, अतिरिक्त क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, जिसके कारण इसे डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी भी कहते हैं। इसको हम डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी भी कहते हैं। डाउन सिंड्रोम का मतलब ऐसी समस्या जिसमें एक बच्चा अपने क्या नहीं कर पाता, मतलब मंदबुद्धि। ये मंदबुद्धता के कारण होने वाले 4 समस्याएं हैं। ये 4 बीमारियों का कारण एकमात्र मंदबुद्धि होता है। इन 4 बीमारियों का एकमात्र कारण मंदबुद्धि होता है। ठीक, बात समझ में आ जाए तो मुझे एक बार कमेंट कर दो, नहीं समझ में आ जाए तो कमेंट कर दो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पर। यहां तक किसी मेरे प्यारे बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे एक बार कमेंट कर दो। बोलो भाई। बोलो। कोई समस्या, ना ही समस्या तो लाइक करो, शेयर करो भाई। आपका एक ही काम होना चाहिए, आपको सेशन को लाइक शेयर करना है, क्योंकि आप लाइक शेयर करोगे तो सेशन प्रमोट होगा, मुझे ज्यादा लोग देखेंगे, मुझे खुशी मिलेगी, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिलना यहाँ से। ठीक है, जो भी मिलता है वो तो ऑफलाइन से मिलता है या फिर एप्लीकेशन से, समझ गए। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए जो समय खर्च हो रहा है, जो मेहनत हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट क्या है तो आपको बताना है। वंस मोर, क्या बात है। तो आप रिपीट करके देख लियो, तनिक ऐसे ऐसे पीछे आगे करके देख लियो क्लास, काय दोबारा दोबारा एक ही चीज बुलवाए रहे। अब देखो, अब देखो यहां पर देखो, ये जेडपीडी क्या है, ये जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट।
ये ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र या फिर निकट विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये कितने लोगों ने पढ़ा है बोलो भाई? इसका भी फुल फॉर्म सुन लो, सहयोग देगा। अगर आपसे ये वर्ड दिया गया MQ, इसे कहते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। तो मैं आपके लिए क्या हूं बताओ भाई? मैं आपके लिए सिर्फ मोर नॉलेजेबल अदर हूं, मैं आपका कोई गुरु गुरु नहीं हूं। मैं केवल क्या हूं आपके लिए? मोर नॉलेजेबल अदर हूं। तुमसे ज्यादा जानता हूं एक सब्जेक्ट में, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहा हूं। इसे मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, अधिक परिपक्व व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। एक इसी के जैसा हेल्प करने के लिए एक शब्द आता है जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कई बार आपको पूरा YouTube पढ़ा रहा है। ये क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि जीन पियाजे, वाइगोस्की, कोलबर्ग सीटेट के दामाद हैं, इसलिए पूरा YouTube पढ़ा रहा है इसको। ठीक है, मोर नॉलेजेबल मतलब ज्यादा परिपक्व व्यक्ति। क्या हो जाएगा? ज्यादा परिपक्व व्यक्ति, ज्यादा परिपक्व व्यक्ति, ज्यादा परिपक्व व्यक्ति। ठीक है, स्कैफोल्डिंग को ऐसे लिखा होता है, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हिंदी तो बड़ी खतरनाक है जाकी। हिंदी में लिखा होता है पाड़, हिंदी में लिखा होता है मचान, हिंदी में लिखा होता है ढांचा। कौन सा चा? ढांचा, मचान। अब देखो यहां पर तो ये शब्द होते हैं किसके लिए? स्कैफोल्डिंग के लिए। यहां पर पूरा वाइगोस्की का सार आपका आ जाएगा और पूरे कंप्लीट, बिल्कुल यहां पर आपको समझना है, अच्छे से आपको समझना है। यहां पर पूरे शिद्दत के साथ आपको सुनना है। वो है क्या शब्द हैं ये, इनको क्या समझना है? तो सबसे पहले तो ये समझना है कि तुम्हारे 150 नंबर का पेपर होता है और तुम्हारे नंबर पहले बिना तैयारी के, बिना किसी टीचर के मदद से आते थे 70 नंबर, और अब तुम्हारे नंबर आने लगे 120 प्लस। ठीक है, अब आने लगे 120 प्लस। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहेंगे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसे कहेंगे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे, इसे लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब इसे कहेंगे वास्तविक क्षमता स्तर, इसको बोलेंगे वास्तविक क्षमता स्तर, इसको कहेंगे वास्तविक क्षमता स्तर। मतलब ऐसा स्तर जिसमें बच्चा बिना किसी के सहयोग के सीखता है, उसे कहते हैं हम लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। मतलब जिसमें किसी के सहयोग की कोई आवश्यकता ना हो, ऐसा क्या कहलाता है? वास्तविक क्षमता स्तर कहलाता है। दूसरा, यहां पर लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, इसे कहते हैं हम संभावित विकास का, इसे कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। इसको हम नाम देते हैं संभावित विकास का क्षेत्र नाम देते हैं। इसे हम संभावित विकास का क्षेत्र नाम देते हैं, इसे हम संभावित विकास का क्षेत्र नाम देते हैं। याद रखना कि जो बिना सहयोग से किया जा सके वो लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जो सहयोग से किया जा सके वो ये वाला। लेकिन दोनों के बीच जो तुम्हारे नंबर आए ये है ZPD, यही है ZPD। याद रखने कि इसमें बच्चा स्वतंत्र चिंतन करना सीख जाता है। बोलो यहां पर बोलो यहां। अब आपको समझना क्या है कि जो आप, जैसे तुमने देखा कई लोग PSC प्री एग्जाम में बैठ जाते हैं और उनके 100 में GS में से 55-50 नंबर सही हो जाते हैं, फिर वो कहते तनक पढ़ लेते थोड़ा सा हमारा भी सिलेक्शन हो जाता। तो याद रखना, अब इनसे कह दें कि वो तनक नहीं तो वो बहुत था, वही तो मैंने पढ़ाई होती है। आपके 70-75 नंबर आना कोई बड़ी पढ़ाई नहीं है, लेकिन 70-75 नंबर से जो 100-125 नंबर 120-115 के आंकड़े पे पहुंचना है, जिससे फाइनल सिलेक्शन होगा, वही तो सबसे ज्यादा सीखने वाला क्षेत्र है। यहां संभावना है पहुंचने की,
और यहाँ तो अपने दम पे पहुंच जाते हो, यहाँ टीचर के दम पे पहुंच सकते हो, लेकिन इन दोनों के बीच का क्षेत्र जहां पर आप अपनी क्षमता से स्वतंत्र चिंतन करना सीखते हो उसे कहते हैं हम जेडपीडी। जहां पर बच्चा स्वतंत्र चिंतन करना सीखता है, जो सहयोग और बिना सहयोग दोनों के बीच का अंतर है, उसे कहते हैं जेडपीडी। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाओ। क्यों भाई, समझ आया? कमेंट नहीं आ रहे आपके, मुझे नहीं आ रहा समझ में कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। बोलो। तो यहां पर आपको क्या सीखा? ये सीखा आपने स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग क्या है? स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है सहयोग करना। कैसा सहयोग करना? अप्रत्यक्ष सहयोग करना, अस्थाई सहयोग करना। इसे अस्थाई या अप्रत्यक्ष जो सहयोग होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? स्कैफोल्डिंग नाम देते हैं। ये स्कैफोल्डिंग क्या है? जैसे मान लो कि एक बच्चा ने पूछा, सर सर एक को आंसर क्या है? ऐसे पूछा, सर 4 का आंसर क्या है? सर 4वें नंबर का आंसर क्या है? अब तुम ही पढ़ाते हो उसको, अब तुम्हें उसकी हेल्प करना है। तुम उसे ए बैठ जा, ए बैठ जा, बैठ बैठ, उधम कर रहा है, उधम कर रहा है, बैठ जा। अब भाई तुम उसे इशारा कर रहे हो कि चौथे का पहला आंसर है। समझ गए? आपने इशारा कर दिया चौथे का पहला आंसर है। जैसे किसी ने पूछा भारत का भारत छोड़ो आंदोलन किसने दिया? आपको गांधी जी याद नहीं आ रहे, आप इशारा कर रहे हो उसको, बच्चे को क्या आप इशारा कर रहे हो बच्चे को कि जिसने लाठी लेकर अंग्रेजों को भगा दिया हो। किसने भगाया था लाठी लेकर अंग्रेजों को? तो सीधा तुम्हारे दिमाग में तुरंत गांधी जी बन जाएंगे। जैसे आप साइकिल चलाना सीखते हो, आपके पिताजी पहले पीछे पकड़ लेते हैं से, फिर आपसे साइकिल चलवाते हैं और धीरे से आपको छोड़ देते हैं, आप संतुलन बनाना सीख जाते हो। तो जो उनने पकड़ा ये क्या था? स्कैफोल्डिंग था। ऐसा सहयोग जिसके द्वारा अपने आप व्यक्ति काम करना सीख जाए, दोबारा सहयोग की जरूरत ना पड़े, उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। संकेत द्वारा, संकेत मात्र से ही बच्चे की हेल्प करना और दोबारा हेल्प करने की जरूरत ना पड़े, ऐसी हेल्प को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऐसे सही अस्थाई सहयोग को हम क्या कहते हैं? ऐसे अस्थाई सहयोग को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ऐसे अस्थाई सहयोग को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब क्या होता है? सहयोग करना। किसके मात्र से? संकेतों के मात्र से। संकेत मात्र से ही उसका सहयोग करना होता है। शीतल चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा आपको करोगे तो आपका ही उसमें भला ज्यादा है ना। अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन के 10 वर्ष जो हमने पूरी जवानी गवा दी बाल विकास में, उसका फुल फायदा आपको मिलने वाला है। क्योंकि हमें एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते 12-12 घंटे लग जाते हैं। तो सोचिए कि हम इस सब्जेक्ट को कितनी मेहनत करते हैं। ये ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज क्या है? इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। और ये अहम केंद्रित भाषा जो शब्द है बच्चे, ये किससे जुड़ी है बताइए? ये अहम केंद्रित भाषा को हम अपरिपक्व भाषा भी कहते हैं। और इसे किसने कहा है? तो आपको बताना है, जीन पियाजे ने इसे अपरिपक्व भाषा शब्द नाम दिया है। जैसे ये कैसी भाषा है? ईगोसेंट्रिक भाषा कैसी है? आपसे पूछा जाए ईगोसेंट्रिक जो भाषा है ये कैसी भाषा है, तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं ये कैसी भाषा है ना। ईगोसेंट्रिक जो भाषा है वो कैसी भाषा है? जैसे एक बच्चे से पूछा किसी ने कि पापा घर पे हैं, पापा घर पे हैं, ऐसे करके जवाब दे रहा है। लेकिन अब क्या हुआ? अब किसी का आया फोन, उसने उठाया फोन, फोन उठाने के बाद वो कोई पूछ रहा है उससे, क्यों बेटा पापा घर पे हैं? अब वो कर रहा है ऐसे ऐसे, पापा घर पे हैं, ऐसे कर रहा है। अब एक बात बताओ, क्या ये बात फोन पे व्यक्ति समझ सकता है? नहीं। अपने विचार तो दर्शा ले, लेकिन खुद के विचारों को दर्शाने की जो क्षमता है उसमें नहीं होती। खुद के विचारों को दर्शा लेता है लेकिन दूसरों के विचारों को समझने की क्षमता नहीं होती। इसे हम अपरिपक्व भाषा या ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें हम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं।
है ना, ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, यहाँ कुछ शब्द सुना देता हूं आपको, शायद आपका भला हो जाए। यहाँ एलईडी सुन लो एक, तो आप जो आपने कई बार सुनी है। यहाँ LRH सुन लो आप, जो आपने नहीं सुना है। यहां पर आप इनर स्पीच सुन लो, यहां पर आप इनर स्पीच सुन लो, ठीक है। यहां पर आप प्राइवेट स्पीच सुन लो, और यहां पर आप एक शब्द और सुन लो, सेल्फ रेगुलेशन सुन लो। क्या सुन लो? सेल्फ रेगुलेशन सुन लो। यहां पर आप सेल्फ रेगुलेशन सुन लो, यहां पर आप सेल्फ रेगुलेशन सुन लो। ये इस शब्द का जो शब्द है, ये सब शब्द भाषा से ही जुड़े हैं, ये सारे शब्द भाषा से जुड़े हैं। याद रखना, इसका मतलब होता है अंतः भाषण। इसका मतलब होता है अंतः भाषण, मतलब ऐसी भाषा जो हम विचार करते हैं ना, चिंतन करते हैं, तो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे हम अंतः भाषण कहते हैं। अब देखो दूसरा, जब हम खुद से बतियाते हैं तो इसे हम निज भाषण कहते हैं। जिसे हम खुद से बतियाते हैं उसे हम निज भाषण कहते हैं। निज भाषा का मतलब होता है कि जब हम, जैसे तुमने देखा होगा, धीमे धीमे आवाज में खुद से बात करते हैं, तो याद रखना कि इसे हम निज भाषण कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा, प्रश्न तुम लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग में तमाम बातें आती हो, धीमी धीमी आवाज में आप खुद से बात करते हो, तो उसे आप निज भाषा कहते हो। और आप जब चिंतन करते हो तो किसी ना किसी भाषा में ही चिंतन करते हो। आप बिना भाषा में आप चिंतन नहीं कर सकते। कभी उर्दू में सोचना, कभी संस्कृत में सोचना, कभी इंग्लिश में सोचना, नहीं सोच सकते। आप हिंदी में ही सोचते हो, फिर उसका ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में कर लो, लेकिन मूल जो आपके दिमाग में जो आता है वो आपका क्या आता है? यही आता है। अब इन दोनों का प्रयोग आप करते किस लिए हो? उसका करते हो आत्मनिगमन के लिए। किसके लिए? आत्मनिगमन के लिए आप इसका प्रयोग करते हो। आत्मनिगमन का मतलब होता है अपने विचारों को सही व्यवस्थित करना या विचारों को सही दिशा देना। तो सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है खुद के विचारों को सही दिशा देने की जो प्रक्रिया है, जो खुद के विचारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है, जो खुद के विचारों को सही दिशा देने की प्रक्रिया है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? आत्मनिगमन नाम देते हैं। इतनी सी बात मेरे कितने लाडलों को समझ में आई है? मुझे एक बार कमेंट कर दो। LRH क्या है? LRH का मतलब होता है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज, लैंग्वेज रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथीसिस, हाइपोथीसिस, लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथीसिस, भाषा प्राकल्पना सिद्धांत कहते हैं इसको हम। भाषा प्राकल्पना सिद्धांत कहते हैं। भाषा प्राकल्पना सिद्धांत हम इसको नाम देते हैं। और इसको समझाने का जो श्रेय है मेरे लाडलो, वो किसको जाता है? तो आपको बताना है, इसे समझाया बेंजामिन ली वॉर्फ को जाता है। बेंजामिन ली वॉर्फ को जाता है। इसे समझाने का श्रेय बेंजामिन ली वॉर्फ को जाता है। और इन सबको समझाने का श्रेय वाइगोस्की को जाता है। इन सबको समझाने का श्रेय वाइगोस्की को जाता है। और इसको समझाने का श्रेय चोम्स्की को जाता है। चोम्स्की को जाता है। चोम्स्की, इसकी समझ लो रसिया हैं। तो याद रखना, इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब सहज भाषा अवग्रहण तंत्र। सहज भाषा अवग्रहण तंत्र, सहज भाषा अवग्रहण तंत्र, सहज भाषा अवग्रहण तंत्र मतलब क्या हुआ? आप क्या समझे? तो हर जीव के अंदर एक बहुत ही अच्छे से भाषा को ग्रहण करने की क्षमता होती है। हर जीव के अंदर से जन्मजात क्षमता आती है कि वो हर चीज को क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। हर चीज को ग्रहण कर सकता है। याद रखना कि इसे दिया था चोम्स्की ने, ये जन्मजात क्षमता बताई है। और ये जो एलईडी जो टूल्स है, ये हाइपोथेटिकली है। हाइपोथेटिकली का मतलब होता है, हाइपोथेटिकली का मतलब होता है कि ये काल्पनिक यंत्र है। ऐसा नहीं है कि कोई दिमाग में लगाओ एलईडी और निकाल लो आप।
है ना। बिल्कुल, आप दिमाग में लगाओ एलईडी और आप उसे निकाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को आप क्या करना मेरे लालो, समझ लेना। अगर आप सबको समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करो मेरे भाई। मैं आपको एक सीधी और सिंपल और सरल बात बता दूं, ये सारी बातें किताबों में लिखी थी, मैंने कुछ भी अलग से नहीं बनाया। जो वाइगोस्की ने कहा था, जो चोमस्की ने कहा था, जो बेंजामिन ल्योर्प ने कहा था, मैं वही लाया हूं। और आपको अगर ये सोचने की गलतफहमी हो कि तुम पे जी आ जाते तो तुम्हें सब याद हो जाते, ऐसा कभी नहीं हो सकता। याद रखना कि जो सुन रहे हो उसका पेपर में उपयोग कर लेना। घर पे जो तुम्हारे पास है वहां से पढ़ो। पीडीएफ पीडीएफ ज्यादा ना करवे करो, डलवा देंगे पीडीएफ, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है उससे। अगर होता तो मैं सारी पीडीएफ ही दे देता तुम्हें, मैं आता ही नहीं पढ़ाने, पीडीएफ से ही काम चल जाता। पीडीएफ नाम की कोई जीव जंतु होता नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपका समझना इंपोर्टेंट है, वरना एक शब्द बदल जाने पर क्वेश्चन का सेंटेंस बदल जाता है। समझ गए? तो आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी सामान्य गुण है। ये लिखा है लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, बिना भाषा के आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना को व्यवस्थित कर दें तो चिंतन बन जाता है। तो आप जो इमेजिनेशन करते हो ना, चिंता, ये चिंतन जो करते हो वही आपका लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथेसिस है। लैंग्वेज रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, मेरे गुरुजी हैं जिनका नाम है विकास दिव्यकीर्ति सर, मैंने उनसे एक चीज सीखी है सबसे बड़ी। वो कहते हैं आप बच्चों पे बिल्कुल भरोसा मत करो। मैंने कहा कैसे सर? बोलते कहते हैं कि आप एक काम करो, सबसे पहले आप ये सोचो कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हो कि उनको बिल्कुल भी अलग से कोई ना तो किताब उठाने पड़े, ना उनको कोई बुक्स उठाने पड़े, ना कोई उनको अदर कंटेंट का सहारा लेना पड़े। आपको सुनकर और आपके बोर्ड को भरे हुए चीजों को देखकर ही उनका काम चल जाए। क्योंकि इतना पता है कि ये अकेले में नहीं पढ़ने वाले, 2-5% लोग होते हैं जो पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। तो भाई आपको जो सिखाना है ना, वो हम आपको यहीं का यहीं सिखा देते हैं, और यही ज्ञान आपका पेपर में यूज हो जाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। लिख के दे दूंगा एडवांस में आपको। अगर आपने नहीं सीखा और आपने यहां मुझे सुना पूरे ध्यान से, तो ये 100% आपको एग्जाम में यूज हो जाएगा। और आप कितना भी सोचो, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हर समय हर चीज याद आती रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको मैं बता दूं कि हम आपको कैसे सिखा सकते हैं, हमने ये चीज पर काम किया है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल भी आप टेंशन छोड़ दो हम पे। और जो टेंशन तुम्हें हो रही है ना, वो टेंशन नहीं है, उसे अंतर्नोद कहते हैं, प्रनोद कहते हैं, चालक कहते हैं। जो आवश्यकता जितनी निकट आती है आपको ऐसा महसूस होता है, होने दो, अच्छा है, उससे तो क्रिएटिविटी बढ़ रही, पढ़ने को और ज्यादा मन लगता है आपका। समझ गए? हाँ बिल्कुल समझ गए। आपने तो उन्हें केवल केवल वीडियो में सुना होगा, किस में सुना होगा? छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो में सुना होगा, है ना। हम तो उन्हें इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते हैं कि हो सकता है रात में उनकी क्लास खोल लें तो सुबह हो जाए, है ना। वह क्लास देखते हैं 12-12 घंटे, उनसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो अलग ही बात, उनकी खुद के विचार, उनके व्यक्तित्व। ऐसे एक व्यक्ति नहीं, ऐसे मुझे कई ऐसे गुरु मिले हैं जीवन में जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कई तरीके से सीखा है। यहां पे सुनो, तो आपने क्या सीखा यहां पर कि एलईडी क्या होता है, एलआरएच क्या होता है, इनर स्पीच क्या होता है, प्राइवेट स्पीच क्या होता है, और अपने, है ना, बिंदास रहो तुम लोग, सब बन जाएगा, आप बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने कुछ शब्द हैं, इनको समझिए और फिर बताइए कि आपसे क्वेश्चन में ये शब्द समझ आते हैं कि नहीं। व्यर्थ की चिंता, बिल्कुल। देखो लाइफ का एक ही मोटिवेशन है मेरे पास, वो ले लो तुम। मोटिवेशन एक है कि अगर आपको असली मोटिवेशन चाहिए तो ये सोच लो कि जो तुम्हारे सपने पूरे होने के लिए एक एक दिन गिन रहे, उनके पास कितना वक्त है। और याद रखना कि आपके सपने उनके बाद पूरे हो भी गए तो कोई मतलब के नहीं है। मैं अपनी माँ को एक साड़ी नहीं दिला पाया अपनी कमाई से, आज इनकम टैक्स भरता हूं, कोई मतलब की नहीं है मेरी इनकम टैक्स, आज माँ नहीं है मेरी। समझ रहे हो आप? तो आपने याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से कि आपकी जो जीवन है वो आपका अपना नहीं है। आप अपने अकेले, आपका अकेला का एग्जाम नहीं है।
आपके अकेले का एग्जाम नहीं है, आपके साथ मेरा एग्जाम है, आपके माता पिता का एग्जाम है, आपके अपनों का एग्जाम है जो आपके सपने पूरे होने देखना चाहते हैं। तो याद रखना, हर एक उस व्यक्ति का आपके साथ एग्जाम है जिसको आपको सफल होते देखना है। और कब देखना है? सही समय पे, वरना पूरी चीजें हो जाने के बाद ये सफलता किसी काम की नहीं होती। और ज्ञानी मानव तो कई ऐसे भी मिलते हैं। मेरे दादा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी। बोला एक बार क्या हुआ कि एक किसान था और उसने देखा कि इस बार गांव जो गेहूं था उसका उत्पादन कम हुआ, उसका उत्पादन कम हुआ। तो उसने अपने जो बच्चे थे उनसे कहा कि बेटा बालें बीन लो। बालें मतलब होता है गांव में जो खेती कटाई होती है उसके बाद उसकी जो गेहूं के वो गिर जाते हैं उनको कहते हैं बालें। तो बेटा इसको बीन लेना। उन्होंने कहा नहीं नहीं दादा, इतना सारा है हमारे पास तो हम क्यों बीने। उन्होंने कहा बेटा कम पड़ जाएगा, इस बार कम अनाज उत्पादन हुआ है। नहीं सुनी। बाद में अब हुई बरसात और गेहूं हो गया खत्म। अब बच्चे आते हैं दादाजी के पास कि दादाजी हमें आपने कुछ वो बालों का कुछ बोला था कि बीन लो उन्हें, कैसे करना है? तो दादाजी बोले बेटा अब तो बालें पानी में डूब गई होंगी, सड़ गई होंगी, अब कैसे बीनोगे उन्हें? नहीं नहीं दादा आप तो बताओ, हम तैर तैर के पकड़ के लाएंगे। ऐसे कई अनोखे अजूबे आज भी मेरे ऑफलाइन क्लासों में आते हैं। और कल भी नया एडमिशन हुआ, आज भी एक बच्चा आया, उसके हस्बैंड आया और कह रहा मेरी पत्नी को भर्ती 3 की तैयारी करनी का, सर करवाते हो का? मैंने कहा भेज दो, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। हमने हाँ हो जाएगा, भेजो। अब तुम बोलो कै दिन रह गए पेपर को? सप्ताह नहीं बचा। और ये सोचते हैं कि एग्जाम मतलब जादू है। समझो यहां पर आपको समझना है, यहां पर आपको समझना है कि जीववाद क्या शब्द है। तो जीववाद जो शब्द है ये क्या शब्द है? जीववाद का मतलब होता है निर्जीव चीजों में सजीवता का भाव आना, निर्जीव चीजों को सजीव समझना, निर्जीव चीजों को क्या समझना? निर्जीव चीजों को सजीव समझना। मतलब जैसे एक बच्चे का टॉय है, गुड़िया है, बाबू है, और उसको है ना मैं अटे टाइप का नहीं हूँ बेटा। मैं यहाँ दतिया सिवड़ा सुना होगा, वहाँ मेरा नेटिव प्लेस है। मेरे अम्बाला हरियाणा और जयपुर और आपके दिल्ली ग्वालियर की एजुकेशन है मेरी। और मैं जन्मा अपने गांव में हूँ जो कि मेरा गांव है बिसौर। आपने सुना होगा, सिवड़ा दतिया के पास में, दतिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आप बार बार एक कमेंट ना करें। निर्जीव चीजों को सजीव समझना क्या कहलाता है? निर्जीव मतलब जैसे टॉय गुड़िया से खेल रहा है और कहता है मेरे बाबू को भी भूख लगी है, मतलब वो इंसानों के तरह समझ रहा है निर्जीव चीजों को। तो जब निर्जीव चीजों में सजीवता का भाव आए, जब निर्जीव चीजों में भी उसे सजीव नजर आए तो उसे जीववाद कहते हैं। ठीक है। अब देखो स्कीमा क्या होता है। स्कीमा का मतलब होता है अवधारणा। कैसी धारणा? अवधारणा, अनवरत योजना। अवधारणा या अनवरत योजना, अनवरत योजना, इसको दो नाम इसके निकल के आते हैं स्कीमा के। पहले बात तो कोई पूछे किस कीमा, कह देना जीन प्याजे के बच्चे की मां। ठीक है। अब देखो इसमें पूजा कह रही है हमें रोना आ रहा है जब से पता चला 11 को पेपर है। 1 साल से कहां गए थे? पेपर तो बहुत पहले पता था कि कभी ना कभी होगा। अब यह भी पता होगा कि मेंस होगा, लेकिन बाद में पढ़ोगे तुम ससुर के नाती तभी जब पेपर सर पे आ जाएगा। अभी से नहीं पढ़ सकते तुम। हम कितने अच्छे पढ़ावे बने बने रहे। तुम पढ़ोगे एग्जाम के दिन ही उसरे नारियल से, फिर बताओगे कि देखो सर हम बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने पढ़वे में जान लगा दी। जान कितने दिन लगा दी? 10 दिन। इतने कैसी जान थी बस। अब देखो यहां स्कीमा क्या है। मान लो कि तुम ग्वालियर स्टेशन पे आए और ग्वालियर स्टेशन पे आते ही या तो आपका पर्स चोरी हो गया, या आपका मोबाइल चोरी हो गया, या आपका बैग चोरी हो गया, या आपका दिल चोरी हो गया। भाई जैसे ही आप ग्वालियर स्टेशन पे आए आपका या तो दिल चोरी हो गया, या मोबाइल चोरी हो गया, या फिर फोन चोरी हो गया, और आपको लगता है कि सारा ग्वालियर चोरों का शहर है। तो ये आपकी स्कीमा है। स्कीमा मतलब क्या होती? धारणा। क्या है? आपकी स्कीमा है। स्कीमा मतलब क्या होती? धारणा। धारणा मतलब क्या होती? जो आपके विचार, आपके सोच जो आपकी बन जाती है उसको हम स्कीमा नाम देते हैं। स्कीमा दैट इज कॉल्ड धारणा। जैसे आप छोटे, आपके जातिवाद का स्कीमा बन गया। आप छोटे थे तो आपके
किसका स्कीमा बन गया? धर्मवाद का, जातिवाद का, वंशवाद का, जेंडरवाद का स्कीमा बन गया। आपको लगता है कि महिलाएं ही खाना बनाती हैं और पुरुष बाहर के काम करते हैं, और आपका स्कीमा बन गया। ये स्कीमा मतलब आपके दिमाग ने निष्कर्ष निकाल लिया कि यही है ना, आपके दिमाग ने निकाल लिया कि यही है, और आपके दिमाग ने यही सोच के रख लिया उसको। लेकिन अब समाज को बड़ी दिक्कत है। पापा घर पे खाना बनाते हैं, साफ सफाई करते हैं, और माताजी थानेदार हैं, रोज जाते हैं। भाई पूरी समाज के पेट में गोलगुला उड़ रहे। भैया पूरे समाज को इतनी दिक्कत हो रही जिसकी कोई दिक्कत नहीं है। भाई पूरा समाज जल जल के ही राख हो रहा है। कारण क्योंकि उनके दिमाग में जेंडर स्कीमा बना हुआ है। कौन सा स्कीमा? जेंडर स्कीमा बना हुआ है। मैं आपको बता दूं स्कीमा क्या है। स्कीमा एक प्रकार की धारणा है। किताबी बात कहें तो याद रखने के लिए जो मानसिक क्षमताओं की एक मूल इकाई को स्कीमा कहते हैं। जैसे ये मोबाइल है तो इस मोबाइल में बहुत सारे फोल्डर होते हैं ना, इसमें फोल्डर। ये बहुत सारे मोबाइल में क्या होते हैं? फोल्डर होते हैं। ये जैसे फोल्डर दिए हैं, बहुत सारे दिए ना ये फोल्डर, ऐसे दिमाग में फोल्डर होते हैं। और जैसे ही मैंने कहा अकबर तो हिस्ट्री का फोल्डर खुल गया। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, लंपट मूर्ख, साइजी बेखर। ऐसे मैंने कहा फोटोसिंथेसिस, साइंस का फोल्डर खुल गया। मैंने कहा जीन प्याजे, बाल विकास का फोल्डर खुल गया। मैंने कहा संधि तो हिंदी का फोल्डर खुल गया। तो इसका मतलब आपको नहीं लगता कि आपके, है ना, आपके दिमाग में यादों को रखने की, किस रूप में रखने की क्षमता होती है, उसे हम स्कीमा कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्कीमा कहते हैं। तो आपका स्कीमा क्या धारणा है? यह आपकी क्या है? स्कीमा क्या धारणा है। समझ गए धारणा क्या होती है? हालांकि किताब में लिखा होगा मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है उसे स्कीमा कहते हैं। कुछ समझ में आया का? नहीं आया। मानसिक क्षमताओं की इकाई, पैकेट्स, फोल्डर कुछ भी कह लो, ऐसी क्षमता जो किसी अनुभव को याद रखने, सजो के रखने की क्षमता देती है उसे स्कीमा कहते हैं। मानसिक क्षमताओं की मूल इकाई क्या कहलाती है? स्कीमा। मानसिक क्षमताओं की मूल इकाई क्या कहलाती है? क्षमता कहलाती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? अब स्कीमा बदलते हुए एक बच्चा था छोटा सा, और जैसे ही पक्षी को उड़ते हुए बोलता है मम्मा ये क्या है, ये क्या है? मम्मा कहती है चिड़िया है। अब हवा में उड़ता हुआ, आसमान में उड़ती हुई हर चीज उसे चिड़िया है, चिड़िया है, हर दिन भर हर चीज चिड़िया ही लगे जा रही। फिर पापा ने एक थप्पड़ मारा, हवाई जहाज है। अब उसके दिमाग में स्कीमा चेंज हो गया। और जब स्कीमा चेंज हो जाए, जब स्कीमा चेंज हो जाए तो आपको 3-4 शब्द सुनाता हूं। आपको 3-4 शब्द सुनाता हूं जो आपके मतलब के हैं। बाकी जिनके मतलब के ना हो वो ना सुने। भाई मैं तो उनको सुना रहा हूं जिन्हें एग्जाम में यूज करने हैं। बाकी को नहीं सुनना तो उनकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूलन जिसे कहते हैं अडॉप्टेशन। मैं कल से वैसे भी थ्योरी क्लास लाऊंगा नहीं, आप लोग शेयर लाइक करते नहीं हो, और मुझे लगता भी है तुम लोग आलसी प्रोडक्ट हो। तुम्हें तो जाको जो ही पसंद है। तो मैं कल से क्वेश्चन ही लेके आऊंगा, ठीक है। अब देखो यहां एसिमिलेशन, इतनी बेहतरीन थ्योरी क्वेश्चन दे रहा हूं, और उसके बाद अगर आपको लगे, एसिमिलेशन मतलब होता है आत्मसात्करण, मतलब पुराने विचारों में नए विचारों को जोड़ देना या शामिल कर लेना, पुराने स्कीमा में नए ज्ञान को जोड़ देना। जैसे बच्चे ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कुत्ता के बारे में पढ़ा था, कुत्ता भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। अब बड़ा हो गया, उसके बाद उसे पता चल गया कुत्ता हो या बिल्ली हो, दोनों ये जानवर हैं, और जानवर होते हैं, पालतू जानवर हैं, है ना। जानवर पालतू जानवर हैं, तो उसके दिमाग में पालतू जानवर का स्कीमा बन गया, यानी विचारों को मिला के नई चीज बनाई, है ना। मनीषा जी पूछ रहे हैं सर पहली बार पूछा है, आंसर दे दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कि पहले वाला पेपर इजी आता है, बाद में हार्ड आता है। कौन मिला था तुम्हें जिज्ञानी? हमें बता दो भाई, हम पटक पटक के मारेंगे। भाई बेटी कहती है उसके पापा अपन कैसे मारेंगे? तो पटक पटक के मारेंगे। हम बताओ तुम कैसे पटक पटक के मारेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कोई रूल्स नहीं होते। और याद रखना जिस दिन पेपर सरल आएगा, तो मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके 96 आए थे और एक के 76 आए थे।
ठीक है, एक के 76 आए थे, पता चले कि जाके 8 नंबर बढ़ गए और जाके 6 नंबर घट गए, पता चला जाके 90 रह गए, 90। एक के 75 नंबर आए थे, उसके घट के हो गए कितने 69, और एक के 69 आए थे और बढ़ के हो गए 76। तो आप भाई साहब ये सोचना भूल जाओ, नॉर्मलाइजेशन पद्धति है ना। तो याद रखना इस बात को बहुत अच्छे से। क्या याद रखना है आपको कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो और पेपर अच्छा देने पे ध्यान दो, इसके अलावा संसार में आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन मध्य प्रदेश भेड़ दसान प्रदेश से हैं। अगर ऐसा कहीं उत्तर प्रदेश में होता है तो आंदोलन हो जाते हैं। अगर तुमने देखा होगा पिछली बार मध्य प्रदेश में हर सेट में ईवीएस में अकेले अंतरिक्ष से पूरे क्वेश्चन भेज दिए, इतने क्वेश्चन दिए अंतरिक्ष से, ऐसा लग रहा था मैं आज ही अंतरिक्ष यान में भेजें दे जी, तुम्हें आज ही पहुंचे जा तुम अंतरिक्ष पर, इतने क्वेश्चन दिए अंतरिक्ष से। पढ़ा किन को रहे तुम? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, और पढ़वा क्या रहे? अंतरिक्ष विज्ञान की पूरी, जो पीएससी में भी नहीं आता वो अंतरिक्ष विज्ञान पूछ लिया। लेकिन मध्य प्रदेश ने किसी ने विरोध नहीं किया। उत्तर प्रदेश के एआरओ में 2 क्वेश्चन गलत क्या हो गए, पूरे बच्चों ने आंदोलन करके पेपर कैंसिल करा दिए, नेको ने लगा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप समझो कि जब पुराने विचारों में नए विचारों को शामिल करें तो एसिमिलेशन, और पुराने विचारों में सुधार कर लें तो उसे अकोमोडेशन कहते हैं, उसे अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है संशोधन या सुधार या समायोजन, समायोजन या समंजन एक ही वर्ड। अकोमोडेट करना मतलब होता है सुधार करना। तो जब स्कीमा में संशोधन हो जाए, ये भाषा लिखी होती स्कीमा में संशोधन, मतलब पुराने विचारों में संशोधन होकर नए विचार बन जाएं। जैसे आप छोटे थे तो आपके अंदर जातिवाद का स्कीमा था, धर्मवाद का स्कीमा था, है ना। लेकिन आप बड़े हुए तो आपको पता चला कि जाति धर्म जैसा कुछ होता नहीं है, तो इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए बनाई गई व्यवस्था का नाम है। हम जैसा दिखने वाला व्यक्ति नीचा या ऊंचा कैसे हो सकता है? इंसान इंसान ही होता है। ये सोच आपकी किस में आएगी? अकोमोडेशन में। ये सोच किस में आएगी? अकोमोडेशन में। तो सुनिएगा, हम पहुंच गए किस में? ये वर्ड हमने समझा दिए। और अब मुझे इतना सा बता दो कि ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको मेरी बात समझ में ना आई हो तो मुझे बता दो। अपने यहां भी तो कई पेपर रद्द हुए। कई भाई, कौन सा पेपर रद्द हुआ अपने यहां? बताना जरा। अपने यहां तो ये तक पता चल गया कि गलत तरीके से किसको ज्वाइनिंग मिली थी पटवारी में। हमारे यहाँ तो पूरे सिद्ध हो गया था, पूरा सेंटर, ग्वालियर का एक सेंटर था पूरा, वो पूरा सेंटर ही भ्रष्ट था। आज तक कुछ प्रतिक्रिया आई क्या? बोलो ना, कुछ हुआ क्या? कहीं पता चला एक आध जेल में गया हो, एक आध को फांसी हो गई हो, कहोगे पेपर कैंसिल हुआ हो, ज्वाइनिंग रुकी हो किसी की? कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो यहां पर जितने बच्चे यहां पढ़ रहे थे, अगर उन्हें शब्दावली में और कुछ सीखना है तो बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे यहां पर पूछ लें कि संरक्षण वर्ड का मतलब क्या है, तो कौन बताएगा कि संरक्षण क्या होता है? जल्दी से बताओ। ये संरक्षण वर्ड अगर आपको दिया गया हो तो आप इस संरक्षण वर्ड का क्या मतलब जानेंगे? बोलो भाई, आप संरक्षण वर्ड का क्या मतलब जानते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और लास्ट बार सेशन को शेयर लाइक कर दो, जितने बच्चे देख रहे हैं सबके सब लाइक कर दो एक बार, है जी। मैं भिंड से नहीं हूं, दतिया से हूं बेटा। हाँ, भिंड दतिया नजदीक ही है। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर आपसे पूछा जाए संरक्षण जो शब्द है ये क्या है? बोलो यहां संरक्षण का वर्ड क्या है? बोलो, संरक्षण वर्ड क्या है? जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो कि संरक्षण शब्द क्या है? नहीं पता ना? रख रखाव। देखो हमने कहा था ना, लड्डू ऐसे भी मिल जाएंगे। ऐसे आता है पेपर में कि एक लंबा फ्लैस्क है और एक चौड़ा फ्लैस्क है, दोनों में पानी भरा है। आज ब्लू है पानी पानी, सुना आपने? भाई इनमें भर दो काप पानी, इनमें भरना है आपको पानी, जिसमें भी पानी है। हालांकि ब्लू पानी नहीं भर सकते, नहीं तो ये दिखाई नहीं देगा इस पे बोर्ड पे। ये भरा है पानी। आप चाहो तो दारू भर सकते हो, आप चाहो तो इसमें जूस भर सकते हो। तीन ही चीजों के उदाहरण आते हैं। चौथा आता है क्ले का। इसमें 1 लीटर पानी है,
और इसमें भी 1 लीटर पानी है। अगर तुम किसी ऐसे बच्चे से पूछते हो जिसकी उम्र 2 से 7 के बीच में है, जिसे हम पूर्व संक्रिया काल कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार, अगर बच्चा इसमें है और उससे पूछोगे कि कौन से में पानी में ज्यादा है, तो वो कहेगा इसमें ज्यादा है। उसको ये समझ नहीं आता कि पानी उतना ही है, उसमें अगर हम कुछ मिलाएं या कुछ निकालें तब उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, वरना उसके द्रव्यमान हमेशा जैसा का तैसा रहता है। इसे कहते हैं हम ये द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है, इसे कंजर्वेशन कहते हैं। इसे हम कंजर्वेशन कहते हैं, या रख रखाव नहीं है इसका मतलब। और याद रखना, अगर तुम 7 से 11 वर्ष के बच्चे से पूछते हो जो मूर्त संक्रिया काल में है, और अगर आप उससे पूछते हो कि बेटा इसमें से किस में ज्यादा पानी है, तो वो कहेगा पापा दोनों में बराबर पानी है, अंतर सिर्फ पात्र का है, एक बड़ा पात्र है और एक छोटा पात्र है। अंतर कितना है? तो याद रखना कि ये क्वेश्चन सीटेट में अब तक 8 से 10 बार आ चुका है और प्राइमरी लेवल में ही आ चुका है ना? समझ गए? तो यहां पर आपको समझना था, मेरी बातों को आप समझ पाए या नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाई, जल्दी से यहां पर मुझे बताओ, एक भी ऐसा विद्यार्थी जिसको किसी भी प्रकार से कोई शब्द सुनना हो, जैसे आपके 2 शब्द और बताता हूं जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो एक शब्द है सेफेलोकोडल सीक्वेंस, एक होता है सिफेलोकोडल, क्या आता है? सिफेलोकोडल सीक्वेंस। एक आता है सिफेलोकोडल सीक्वेंस, एक आता है सिफेलोकोडल सीक्वेंस, और एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। इसे हम कहते हैं मस्तिष्का दोमुखी विकास। इसको हम कहते हैं मस्तिष्का दोमुखी विकास। इसे कहते हैं मस्तिष्का दोमुखी विकास। क्या कहते हैं? मस्तिष्का। इसे क्या नाम देते हैं? इसको नाम देते हैं मस्तिष्का दोमुखी विकास, मस्तिष्का दोमुखी विकास। और इसको दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं प्रोक्सिमो को, इसे हम नाम देते हैं अधोमुखी विकास, अधोमुखी विकास। और इसी को कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर विकास, केंद्र से परिधि की ओर विकास, या निकट से दूर की ओर विकास। और इसको कहते हैं सिर से पैर की ओर विकास। ये बहुत आता है आपके एग्जाम में और कई बार पूछा गया है, तो आपको बताना है। ऐसे भी लिखा सकता है, ऐसे लिखा हो सकता है सिफेलो, ऐसे लिखा हो सकता है सिफेलो कोडल, है ना? सिफेलो कोडल क्रम, ऐसे लिख के आ सकता है। और यहां पर ऐसे लिख के आ सकता है प्रोक्सिमो, ऐसे लिख के आ सकता है प्रोक्सिमो, है ना? प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम, ऐसे लिख के आ सकता है। जब शरीर के विकास में शरीर के मूल अंगों का पहले विकास हो और सहायक अंगों का बाद में विकास हो, जैसे पहले हाथ विकसित हो तब उंगलियां विकसित हो, जब पैर विकसित हो तब पैर की उंगलियां विकसित हो, पहले धड़ विकसित हो तब शरीर के हाथ पैर विकसित हो, ये वाला कहलाता है कौन सा? ये। अगर सर बड़ा है, पहले सर विकसित होगा, फिर धड़ विकसित होगा, फिर पैर विकसित होंगे। अगर ये विकास का क्रम है तो आपका सिरोमुखी विकास होता है। एक तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, और एक आपका ये आता है फाइन मोटर, एक आता है फाइन मोटर स्किल, एक आता है फाइन मोटर स्किल, और एक आता है ग्रॉस मोटर स्किल, और एक आता है ग्रॉस मोटर स्किल। तो आपको याद ये रखना है कि दोनों वर्डों में अंतर क्या है। इसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिज कौशल, इसे कहते हैं सूक्ष्म गतिज कौशल, इसे कहते हैं सूक्ष्म गतिज कौशल। मतलब शरीर के जब छोटे छोटे अंगों से कोई काम करें, जैसे हम टाइपिंग करते हैं उंगलियों से, तो टाइपिंग जब उंगलियों से करते हैं, है ना? ठीक है, समझ गए? ये उंगलियों से कोई काम ना कर, उंगलियों से जब टाइपिंग करते हैं आप, तो उसे कहते हैं अपन क्या? सूक्ष्म गतिज कौशल। जैसे लिखना सूक्ष्म गतिज कौशल है, और
हिलना जिसमें शरीर के पूरे अंग क्रियाशील होते हैं, वो आपका प्रोक्सिमोडिस्टल है, जो इसे कहते हैं स्थूल गतिज कौशल। इसे कहते हैं स्थूल गतिज कौशल, इसे कहते हैं स्थूल गतिज कौशल। ऐसे बहुत सारे शब्द जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब संपूर्ण शरीर काम करे और जब शरीर के कुछ अंग काम करें, तो इन शब्दों में यह अंतर होता है। पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके पास 1 या 2 मिनट हैं, आप जो कहना चाहते हैं कह दीजिए, जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। हम आज के सेशन को यहीं पर पूरा करते हैं। अब आपके हिंदी वाले प्रदीप सर जी की क्लास होगी और आप उस क्लास का आनंद उठाइएगा। एक से एक बेहतरीन शानदार क्लास आपके लिए उपलब्ध होगी। और ये शब्दावली की क्लास मैं आज यहीं पर समाप्त करता हूं। चाहूं तो मैं दिन रात कम से कम 4 दिन तक ऐसे ही आपको शब्दावली पढ़ा सकता हूं, है ना। तो मैं कई प्रकार से आपको पढ़ा सकता हूं, लेकिन इतना ही काफी है, क्योंकि YouTube पे बच्चा ज्यादा ज्ञान चाहता नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बच्चे को लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, वो बच्चे बता सकते हैं। ईवीएस पेडागोजी की क्लास मैं प्लान कर रहा हूं, और कल मैं लाता हूं आपके लिए शिक्षण विधियों की क्लास। किसकी क्लास लाता हूं? शिक्षण विधियों की क्लास लाता हूं आपको, ठीक है। शिक्षण विधियों की क्लास लाता हूं, फिर एक ईवीएस पेडागोजी की धमाकेदार क्लास लाऊंगा, और उसमें 100 सवा 100 बेस्ट क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा, मजा आ जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके लिए बनवा के रख लिए ईवीएस के, हर टाइप का, हर कॉन्सेप्ट से हर टाइप का क्वेश्चन आपके लिए होगा, हर टाइप का आपके लिए क्वेश्चन होगा। तो बिल्कुल मेरे लाडलो यहां पर मुझे बता देना कि जो चीज आपको समझ में ना आए, जो बात आपको समझ में ना आए, वो मुझे पूछ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। और पेपर में हर बच्चे को उस हिम्मत से जाना है कि पेपर फोड़ के ही आना है। और कभी ये फीलिंग नहीं लाना कि तुम कमजोर हो किसी से। अगर तुमने ये फीलिंग लाई कि आप किसी से कमजोर हो, तो पेपर नहीं निकलेगा, ये दावा है। और ये सोच लिया कि पेपर हमने क्या तैयारी की हमें नहीं पता, लेकिन हम पेपर क्रॉस, ये पात्रता परीक्षा तो पास करके आएंगे, तो ये समझ लीजिए कि पात्रता परीक्षा पास हो भी जाएगी। और ये भी मान लेना कि ये जो आपकी परीक्षा है, ये आपकी अकेले की परीक्षा नहीं है, आपके पिताजी की परीक्षा, आपके माताजी की परीक्षा है, आपके टीचर की परीक्षा है, और आपके इतने सारे लोगों की जो सोशल प्रत्याशाएं आपसे जुड़ी हैं, जो आपकी भावनाएं इतने सारे लोगों से जुड़ी हैं। आपकी सफलता का आधार सिर्फ आप नहीं है, बल्कि आपके अपने भी हैं। तो याद रखिए कि आपकी सफलता सिर्फ आपकी नहीं है, और आप ये सोच के ना पढ़ें कि आपको केवल अपने लिए पास होना है, तो आपको अपनों के लिए पास होना है। और इसके बाद कमर कस के जाना कि पेपर 100% निकाल के आएंगे, 100% निकाल के आएंगे। लल्लू सा पेपर है, दुनिया का सबसे छोटा पेपर है, याद रखना, है ना। बिल्कुल, ये दुनिया का सबसे आसान पेपर है। अगर आप में हिम्मत है तो इस बहुत आसान पेपर है, ठीक है, ये बहुत आसान पेपर है। बिल्कुल, आ जाइए सर, आओ सर, एक बार बोल दो। चलो रे कबूतर, अब क्लास होने वाली है अपनी 8 बजे। हाँ, बेहतरीन वाली। हाँ, मज़ा आ गया। ये शब्दावलियाँ ही आती हैं सबसे ज़्यादा आपके पेपर में। अब अच्छे से पढ़ लो, वैसे भी दिन बहुत कम बचे हुए हैं अपने जीवन में। हाँ, चलो तो मिलते हैं अभी कुछ समय बाद ही। अपनी क्लास स्टार्ट होने वाली है बेहतरीन वाली, जिसमें आप लोग यहाँ पर आज जो नए टॉपिक हैं, अलंकार हो गया, छंद हो गया, रचनाएं हो गई, जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ समय बाद। धन्यवाद।